आप इनडायरेक्टली सपोर्ट तो करते हैं इमरान खान को। आर यू रियली इंक्लाइंड टुवर्ड्स पीटीआई? इतना खुल के आप लोग बात करते हैं, आपके ऊपर किसका हाथ है? कि रफ्तार आपने बनाया क्यों? क्या पैसा कमाने के लिए बनाया गया? रफ्तार वॉज द रिजल्ट ऑफ माई मिड लाइफ क्राइसिस। 1500 वीडियो किए पिछले साल, हर जगह सर मारा है जाके, हमने प्राइवेट कर दी वो वीडियोस। डिप्रेशन की अता गहराइयों में ये टीम डूब चुकी थी, पैसे वैसे खत्म हो गए थे। हमने कहा बॉस ऐसे कैसे चलेगा, एक समंदर है झूठ का, यहाँ एक जजीरा है सच का, उस जजीरे का नाम रफ्तार है। 8 फरवरी को हम यहाँ बैठे हुए थे ना, तो जब बेल बज रही थी ना, हम कहते आ गया कोई। एंटी स्टेट क्या काम किया हमने यार, हमसे ज्यादा प्रो पाकिस्तान कौन है? अगर आप ऑफिस से नीचे अभी नहीं उतरते हैं तो आपको उठाना कोई बड़े मसले की बात नहीं है। आप लोगों को ये डर फील होता है? ये जो दाढ़ी सफ़ेद हुई हुई है ना, ये इसी टेंशन से हो गई है। नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग, लेकिन शब्बर जैदी साहब ब्रांड एम्बेसडर हैं, कौन है वो? रफ्तार पे होते हैं, हर महीने आते। पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, ओए आज के बाद शब्बर जैदी के साथ पॉडकास्ट नहीं करना। अंधेरा था, पूरा अंधेरा था। रफ्तार चलता कैसा है, इसे फंडिंग कौन करता है? एमक्यू वाले बोलते हैं जमाती फंडेड है, जमाती बोलेंगे इमरान फंडेड है, वो बोलेंगे यूथिया है, वो बोलेंगे पटवारी है, सब नफरत करते हैं हमसे बराबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जेनजी की जबान और उनके माइंडसेट के लिहाज से उन तक पहुंचाना, वो अगर मैंने कर लिया तो दैट विल बी माय मिशन। अब क्या FIA के नोटिस आने के बाद आप लोगों की ट्यूनिंग हो गई है? कभी आपको ले गए तो मेरा ख्याल है कि इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप रफ्तार देख रहे हैं और आज की नशिस्त बहुत ख़ास है और बहुत से हमारे व्यूवर्स के जहन में बहुत से सवालात होते हैं। रफ्तार क्यों बना, कैसे बना, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनकी काबिलियत क्या है, रफ्तार के पीछे कौन है, फंडिंग कहाँ से होती है। अब व्यूज़ तो हमारे करोड़ों में आते हैं और हमारी फॉलोइंग लाखों में है, आप जानते ही हैं। जब लोग आपके व्यूवर्स इतना प्यार करते हैं तो उनका ये राइट है कि वो आपके बारे में जान सकें, रफ्तार ये किस तरह से करता है और रफ्तार के गोल्स क्या हैं। तो हमने सोचा इसके ऊपर ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी डिस्कशन होती रही कि हमें बताना चाहिए कि रफ्तार है क्या। तो हम पॉडकास्ट करें या टाउन हॉल करें, तो हमने सोचा कि हमारी ऑडियंस जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर उनको हम नहीं लेंगे तो जो है मेरा ख्याल है ज़्यादती होगी। तो हमने इसीलिए रफ्तार कौन है, हमने एक टाउन हॉल बुलाई है और आप यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आपसे भी बात होगी, आपके सवालात भी होंगे और उससे पहले मैं अपनी टीम का तारुफ़ करवाना चाहूँगा। कुछ देर में हमें फ़ाउंडर रफ्तार फरहान मलिक भी ज्वाइन करेंगे और हमारे एडिटर फ़ाज़ साहब भी होंगे, तो अभी कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। मगर उससे पहले हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले मौज़म मेरे साथ हैं। मौज़म को आप देखते रहते हैं, इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ को काफ़ी लाइक करते हैं। सहरिश हैं हमारे साथ, ये हमारी न्यू ज्वाइनिंग है। इधर रज़ा हैं और इब्राहिम हैं। तो मौज़म सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगा। अच्छा। तो बहुत मज़े की डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं और आप बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो मुझे ये बताएँ कि आपने रफ्तार क्यों ज्वाइन किया? क्यों ज्वाइन किया, इसके पीछे तो बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि एक रेस ख़त्म हो रही थी टीवी की और डिजिटल की शुरू हो चुकी थी। तो सिंपल ये था कि मुझे डिजिटल में जंप करना था और मुझे कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में फरहान साहब ने हम पर शफ़क़त दिखाई और उन्होंने समा से रिज़ाइन कर दिया। और मुझे नहीं, लिटरली मुझे नहीं पता था उस वक्त समा का माहौल ये था। फरहान साहब खड़े यहाँ पे सुन रहे हैं, उस वक्त समा का सर वहाँ पे उस वक्त माहौल ये था कि लोग ये समझ रहे थे फरहान साहब अब बोल ज्वाइन करेंगे, अब कैपिटल के प्रेसिडेंट बनकर सामने आएंगे, अब फला टीवी के चैनल के डायरेक्टर बन के सामने आएंगे, फला के CEO बन के सामने आएंगे और अपने बंदों को जो है ना, वो मेरे जहन में ये चल रहा था यार कि मैं डिजिटल कैसे ज्वाइन करूँ। और उसी टाइम पर मुझे फरहान साहब का मैसेज आता है, सलाम आकर मिलो। मैं गया और पता चला जी फरहान साहब एक डिजिटल चैनल लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो वो जो एक दिल की ख्वाहिश थी कि जी डिजिटल लॉन्च करना है, फिर उसके पीछे उनका मकसद, जो पहली चीज़ है वो तो ये था कि जी डिजिटल में जंप करना है। मकसद बाद में था, जो अब मेरे लिए अव्वलीन तरजीह बन गया। पहले मकसद सामने नहीं था, बट मकसद जब उनका पता चला कि जी मकसद ये है सोशल चेंज, तो वो मेरी बाद में प्रायोरिटी बन गया, इसलिए मैंने ज्वाइन। अच्छा मौज़म, आपने अपनी कहानी सुनाई तो मैं भी अपना बताना चाहूँगा कि मैं जब मुझे रफ्तार से ऑफ़र आई, फरहान साहब ने मैसेज किया, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था ज्वाइन करने के लिए। पता है मुझे। मैं इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं तो आप फैसला सोच समझ के लेते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। तो मैंने कोई ख़ास वो नहीं किया था। मगर फिर समा में हम लोग आप साथ ही थे। फिर जब समा लाहौर जाने का हुआ कि समा लाहौर शिफ्ट हो रहा है, मैं अच्छी पोस्ट पे था वहाँ पे, पैकेजेस हेड था,
तो मुझे असल में लाहौर नहीं जाना था। तो फिर मैंने फ़रहान साहब से मिला के, तो फ़रहान साहब ने कहा कि हाँ यार आ जाओ। तो और मुझे आज उस फ़ैसले पे फ़ख्र है और मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे लगता है कि जितना मुझे तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं सहाफ़त की फ़ील्ड में, ऑन कैमरा मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मगर मेरा सहाफ़ती बैकग्राउंड बहुत पुराना है। और मुझे लगता है कि 14-15 साल में जितना मैंने सीखा और यहाँ जितना 2 साल में सीखा है उसका कोई मुकाबला नहीं। क्या बात। मेरा ख्याल है कि यही आपकी भी कहानी है। बिल्कुल ऐसे कोई शक नहीं। आप तो खैर मादी में एंकर भी रह चुके हैं। हाँ, एंकर भी रह चुके हैं, न्यूज़ कास्टर भी रह चुके हैं, प्रोग्राम एंकर भी रह चुके हैं। लेकिन जो चीज़ देखिए, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि आप ना, जब हम टीवी चैनल में थे ना, तो हम एक पूल में थे, एक स्विमिंग पूल में थे, और वहाँ पर अलग अलग करतबे दिखाकर बड़े खुश हो रहे थे, सब तालियां बजा रहे थे, जी वाह जी समा बाजी ले गया। लेकिन हमें बाद में जब हमने समंदर में छलांग लगाई है, वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको अभी आगे चलकर करेंगे, तो फिर पता चला है कि यहाँ तो बड़े बड़े समंदर गर्क हो जाते हैं। ये डिजिटल की जो दुनिया है, और ये जो अब बिलखुसूस जिस जनरेशन को हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल का बच्चा सामने बैठा है और ये बता रहा है कि रफ्तार देखता है शौक़ से। और मेरी ख्वाहिश है, जो मैं करना चाहता हूँ और फरहान साहब के साथ ये चीज़ डिस्कस भी करना चाहता हूँ, कि हम 14 से भी कम एज के ग्रुप को हमारी 12 साल का एग्जैक्टली ये मैंने इससे पहले भी पॉडकास्ट में बताया था कि 6 साल की बच्ची थी, जिसने एक साहब बाहर मिले थे, उन्होंने बताया कि 6 साल की बच्ची ने अपने सफ़ी की वीडियो देखी है। तो आई एम ग्लैड कि यार अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है वीडियो के ज़रिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या उसके ज़रिए किसी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास उसका जवाब है हाँ, और उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी को एक मकसद मिल गया। सैरिश, ये हमारी न्यू ज्वाइनिंग है, इन्होंने भी रिसेंटली रफ्तार को ज्वाइन किया है। सैरिश, आप बताइए कि आप क्या करती हैं यहाँ पर? आप तो 10 साल काम करती रही थी। 10 साल मतलब जॉब करने के बाद यहाँ पर इंटर्नशिप करना, ये एक बड़ी मेरी जो कहानी है वो फैसल भाई से और मौज़म से काफ़ी मुख्तलिफ है। मैं बाय प्रोफेशन हेल्थ केयर में हूँ पिछले 10 साल से, जैसे मौज़म ने बताया, और बाय पैशन मैं कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ, और मैं जो है वो उर्दू से वाबस्ता हूँ। काफ़ी अरसे से मैं उर्दू लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। रफ्तार को ज्वाइन करने का जो मेरा मकसद था वो ये था बेसिकली कि इंफॉर्मेशन बहुत है हमारे पास। आप गूगल के ऊपर कुछ भी लिखें और आपको टन्स एंड टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो विद इन अ सेकेंड आपको मिल सकती है। लेकिन मुझ जैसा बंदा जो कि शायद सोसाइटी को एक अलग नज़रिए से देखता है, जिसको अपने आर्ट में भी सोशल चेंज के बारे में बात करनी है, अपनी शायरी में भी, अपनी राइटिंग्स में भी, मेरे लिए वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से डिसाइड करना कि सही क्या है गलत क्या है, मैं अपनी एक महदूद उस सोच के साथ वो फ़ैसला मैं नहीं कर सकती सही और गलत का। तो मैंने जो है वो रफ्तार को जब फॉलो करना स्टार्ट किया था, तो बेसिकली मैंने फैसल भाई की जो पॉडकास्ट होती हैं शबर जैदी के साथ, मैंने उससे स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं लम्स की स्टूडेंट हूँ और हम शबर जैदी को बहुत ज़्यादा ही इज़ लाइक ग्रेटेस्ट फॉर अस, हम उन्हें बहुत फॉलो करते हैं। तो वहाँ से मैं रफ्तार से मेरा एसोसिएशन बिल्ट हुआ था। उसके बाद जब मैंने उनकी बाकी की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, जब मैंने उनका उर्दू पोइट्री पे काम देखा, जब उन्होंने कुछ शायर जिनकी ज़िंदगी के बारे में जब उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हुई थी, फिर मैडम नूर जहाँ की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, तब मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, अभी भी आज की सोसाइटी में भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि हम जिस एज में हैं, डिजिटल मीडिया की जिस एज में, हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हासिल करना कुछ मुश्किल है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। वो चीज़ फिर रफ्तार से मुझे मिली, और उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि मैं पिछले कई सालों से लिख रही हूँ, शायरी भी लिख रही हूँ, लाहौर में फैज़ घर से भी मैं एसोसिएटेड रही हूँ, और अभी मैं रेख्ता फाउंडेशन की स्टूडेंट हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे क्यों ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को मुंसलिक करना चाहिए जहाँ पर मैं सही मकसद के लिए लिख सकूँ, और मेरा जो काम है वो आगे किसी के काम आ सके और वो सोशल चेंज में कंट्रीब्यूट कर सके। तो बस इसलिए मैं सुबह जो है वो हॉस्पिटल में होती हूँ अपने, और फिर 5 बजे के बाद मैं इधर आती हूँ और रात तक इन लोगों के साथ काम करते हैं हम। रफ्तार में अक्सर हमारे बॉस ये कहते हैं कि रफ्तार में जो है वो नौकरी नहीं होती, ठीक है, यहाँ पर काम करता है। हमारे साथ वही लोग चल सकते हैं जो यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वरना 9 to 5 जॉब तो मिल ही जाती है। तो हमारे ऑफिस में ऐसी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपना पे स्केल कम कर वो विलिंग थे कि वो रफ्तार को ज्वाइन करें
और उन्होंने रफ्तार ज्वाइन किया। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, उनमें से एक दो एग्जांपल्स यहाँ भी मौजूद हैं। रज़ा हैं, रज़ा की भी डॉक्यूमेंट्रीज़ आप देखते रहते हैं। और रज़ा, आपने क्यों ज्वाइन किया? अच्छा, मेरी स्टोरी भी आप तीनों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं ये 2017 की बात है कि उस वक्त मैं जियो में था और उस वक्त मीडिया इंडस्ट्री से जितने ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो एक गाना बहुत सुनते थे उस वक्त, नंबर 1 पाकिस्तान का नंबर 1 मीडिया चैनल, तो वो बोल की लॉन्चिंग थी उस वक्त। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ 5 साल काम किया, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं ये सोचता था कि मेरी ना अपनी कोई शनाख्त है, फ़लाँ का प्रोड्यूसर हूँ, बोल में हूँ, और जो काम था उसमें आज़ादी नहीं थी। मीडिया इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा मसला जो मैंने फ़ेस किया, वहाँ आपकी अपनी कोई सोच, उसको बोलने की, आपको अपना आइडिया शेयर करने की और उस पर अमल करने की ख़ास तौर पर कोई इतनी आज़ादी नहीं थी। पॉलिसी होती है सबकी। तो बहरहाल मैंने वो मीडिया हाउस छोड़ दिया, फिर मैं डिजिटल की तरफ आ गया। यहाँ आने से पहले मैं ऑलरेडी फ्रीलांस कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रहा था। तो रफ्तार मैंने नहीं देखा था, रफ्तार पर मैंने एक वीडियो देखी थी और वो वीडियो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, बहरहाल वो एक ऐसे ही रैंडम वीडियो थी, तो मुझे कोई ख़ास मैं इंस्पायर भी नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मेरे एक सर थे, वो बोल में भी थे, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, सर खुर्रम बारी। तो यहाँ आकर जब उन्होंने मुझे बताया कि हम ये करते हैं, फिर मेरी सर फरहान से दूसरी बार मुलाकात हुई। पहली बार समा में हुई थी और वो कैसी थी वो फिर कभी बताऊँगा। बहरहाल उसके बाद मैं समा गया नहीं दोबारा। जी, तो वो दूसरी मुलाकात थी, लेकिन वो बहुत मुख्तलिफ थी। तो सर फरहान की कन्विंसिंग जो पावर है ना, वो ऐसी है कि बस फिर मैंने कहा कि बस अब जिहाद ही करना है और दूसरा कोई काम नहीं करना। तो उस वक्त मेरे पास 1-2 ऑफ़र्स और भी थी और अच्छी थी, लेकिन फिर दिल ने कहा यार कि नहीं यार, काम नौकरी तो करता ही रहूँगा, फ्रीलांस फिर कभी कर लूँगा, पहले यहाँ ट्राई करता हूँ। ठीक है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे पास इब्राहिम के बारे में बता दूं। इब्राहिम 16 साल के हैं और हमारी व्यूवरशिप है वो भी तकरीबन 80% 16 से लेकर 30-35 साल तक के लोग हैं। और रफ्तार टीम में भी जो है वो 16 साल के एनर्जेटिक इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, क्या स्टोरी है आपकी? फैसल भाई, मेरी स्टोरी जो है शुरू होती है 9 मई से। वहाँ यहाँ स्टोरियाँ ख़त्म होती हैं हालांकि। कई लोगों की वो इत्तेहाद ही हमारी 9 मई के वाक़यात हुए थे और उसके बाद एक ओवरऑल माहौल ये था कि डर की फ़िज़ा थी, एक तकलीफ़ होती थी। मैं लोगों का हाल देखता था, किस तरीक़े से हम लोग रहते हैं और जो ज़िम्मेदार हैं उनको ललकारने की भी किसी के अंदर हिम्मत नहीं। तो तकलीफ़ होती थी, ढूंढता था कि कोई हो जिससे मैं शायद अपनी तारीख़ समझ सकूं, मैं समझ सकूं कि ये सब क्यों होता है। ज़ाहिर है उस वक्त मैंने कहा ना, 9 मई की वजह से मुझे जुस्तजू मेरे अंदर पैदा हुई कि ये क्या एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है हमारे मुल्क का। मैंने इंक्वायर किया तो जी वो तारीख़ की किताबें खोलो तो लोग कहते हैं यहाँ सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अच्छा, फिर कहाँ जाएं? यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे जी अगर जियो के प्रोग्राम देखो तो वहाँ तो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि जी हम 9 मई की मजम्मत करते हैं। अच्छा, तो उन्हीं दिनों मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी 1992 कराची ऑपरेशन के हवाले से। मैंने वीडियो खोली, वीडियो के अंदर 5 मिनट हुए, मैंने कहा जी इतनी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, इतनी खरी बात कर रहे हैं, तो यकीनन बांग्लादेश या इंडिया का कोई चैनल होगा, पाकिस्तान का तो होगा नहीं है। मैंने कहा कौन है ये लोग? तो रिसर्च की तो पता चला कि जी ये गलत फहमी थी मेरी, ये बांग्लादेश या इंडिया के नहीं, ये तो पाकिस्तानी लोग हैं। तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि जब एक तरीक़े से मेरी उम्मीद छिन गई थी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिस तरफ जाओ वो कहते हैं कि जी इस बारे में बात नहीं कर सकते, डाला आ जाएगा, इस बारे में ये आउट ऑफ बाउंड्स है। लेकिन रफ्तार ने दिखाया था, साबित किया था कि अभी भी मीडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सहाफ़त का हक़ अदा करते हैं। तो एक तरीक़े से नाउमीद आदमी को उन्होंने उम्मीद का दामन पकड़ाया था रफ्तार वालों ने, तो एक इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो गई। इंसान एक ड्रीम देखता है कि यार एक वक्त आए कि मैं ऐसा कर सकूं, तो वो एक सोच थी कि एक वक्त आए मैं भी कभी इनके प्लेटफॉर्म पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। इट वाज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। जब मैंने इधर कदम रखा पहली मरतबा, मैंने वो बोर्ड देखा रफ्तार का, मैंने कहा आई कांट बिलीव इट, आई एम फाइनली हियर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसको जारी रखें। चलें अब फाउंडर रफ्तार फरहान मलिक साहब, फ़ाद भाई हैं हमारे एडिटर हैं, उनको बुलाते हैं ताकि डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। सर आइए प्लीज़, आइए फरहान साहब। मौज़म आप बैठें, सरिश आप प्लीज़, मौज़म आप यहाँ आते हैं सर प्लीज़, सर यहाँ मैं अच्छा यार पानी पिला दो यार। खैरियत से ठीक ठाक है भाई। मैं बहुत देर से
कहानियाँ सुन रहा था मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इन लोगों की कहानी मैंने सुनी हुई है, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ टू हेयर अबाउट योर स्टोरीज। सो आई रियली, मेरी बारे में मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता दूंगा, पूछ लीजिएगा। लेकिन आई रियली वांट टू हेयर योर स्टोरीज, व्हाई यू हियर, व्हाई यू वॉच रफ्तार। आई वांट टू हेयर योर रफ्तार स्टोरी। हमारी साइड ऑफ द स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, वी आर हेयर फॉर यू गाइज। सो लेट मी जस्ट पुट इट टू यू, जल्दी जल्दी क्विकली जस्ट रन थ्रू इट, व्हाई यू हियर, क्यों पसंद आता है, क्या बुरा लगता है, एंड अ बिट अबाउट योरसेल्फ। आप लोगों के पास माइक है कोई? हाँ माइक है। माइक दे दें इनको। अच्छा, ऑलराइट, स्टार्ट विद द यंगेस्ट मेंबर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ, इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं जिनको मैं देखता था, और स्पेशली मौज़म, मेरे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। क्या बात है मौज़म भाई। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि आप इनडायरेक्टली सपोर्ट तो करते हैं इमरान खान को। पहले अपना बताओ। हाँ पहले, सॉरी तो पहले मैं अपना बताऊँ तो मैंने फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्री देखी थी आपकी देखी थी, PIA के ऊपर जो थी, ठीक है। और यहाँ तक बात है जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, कि मुझे क्या पता है कि इस्टेब्लिशमेंट कैसी है क्या है, वरना पहले तो मैं फ़ौजी बनना चाहता था, तो वो मुझे पता चला था 3 क्लास में कि रियलिटी क्या है। वो मेरी एक चीज़ है, मैं नाना उनकी वजह से, तो मैं देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। रिव्यू क्लियरली बता रहे हैं यार, कैसे, मैं बहुत हैरान हो गया, अरे कैसे बता सकते हैं। फिर ऐसा हो गया, बॉन्डिंग हो गई रफ्तार के साथ, कि रफ्तार की जो भी वीडियो आ रही देख रहा हूँ मैं, देखे जा रहा हूँ। और फिर डिबेट्स में मैंने करना शुरू कर दी कि जो है ना, मैं पहले देखता था वीडियोस, फिर उसके ऊपर जाकर डिबेट करता था। तो मैंने ये फैमिली व्लॉगर्स वाले सीन के दौरान ये सब कुछ किया कि मेरे दोस्त बोलते थे तुम पागल हो यार, तुम किसको देखते रहते हो। मैं बताता था मैं रफ्तार को देखता हूँ, मेरा फ़ैन रफ्तार है, धौर बैठी, तो बोलते थे तुम पागल हो गए हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो लेकिन मैं बोलता था नहीं भाई, मेरा मिशन है, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, अभी और किसी को इस उम्र में मेरे ख्याल से नहीं होता। तो और मेरा एक और भी मिशन है, तो बहुत सारे मिशन है, वो मैं ऑफ द कैमरा बात करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरे 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन फिर घूम के आ जाए, अगर तुम पाक कर लो। लेट मी जस्ट रन थ्रू एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इबाद है एंड अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताना होगा कि आप लोगों का जो कंटेंट होता है वो इतना खुल के आप लोग बात करते हैं, तो आखिरकार आपके ऊपर किसका हाथ है? मतलब अभी तक क्या मतलब कोई थ्रेट फेस करना पड़ा है आप लोगों को? I'll answer that. First your story. पहली वीडियो कौन सी देखी, कैसा लगा, क्या हुआ, थोड़ा ये तो बताओ यार। ये मेरा भाई है एंड मैं आपको ये बताऊं तो मैं अपने भाई से ही इम्प्रेस हुआ था आपकी वीडियो देख के। और ये मेरा भाई जो है, ये मतलब समझें कि मुझसे ज़्यादा नॉलेज इसको है, ये मेरे भाई को लग रहा है। एंड ये मेरा भाई जो है, इसकी वजह से ही मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट मेरा हुआ डेवलप, एंड उसके बाद ही फिर मैंने आगे जाके जो है ना आपकी वीडियोस भी देखना शुरू करी। तो ये समझें कि मेरा भाई का बहुत अच्छा रोल है कि इन्होंने ही, क्या बात है यार, छोटे भाई ने बड़े भाई को दिया है। खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। एग्जैक्टली, क्या बात है। खिजर भाई, इनसे हमारी मुलाकात एक दफ़ा हो चुकी है पहले। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रफ्तार टीम। मेरा नाम खिजर है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री से है। आई थिंक सिंस बिगिनिंग, काफ़ी शुरू से मेरा, इनफैक्ट रफ्तार को देखना स्टार्ट किया था इलेक्शन कैंपेन से, एंड देन आई थिंक जो आपकी अभी भी टॉप 3 वीडियोस हैं जो कि बैड कॉप्स ऑफ कराची, बैड बॉयज़ ऑफ कराची एंड लियारी वीडियोज़, आई थिंक मोर देन 5 मिलियन व्यूज़ माशाल्लाह यू गाइस हैव ऑलरेडी। वो बड़ी इंस्पायरिंग थी वो वाकई में, क्योंकि हमने लाइक मी बीइंग इन मिड 30s काफ़ी सारी स्टोरी सुनी हुई थी, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली, छुप के और ओपनली। बट वो रफ्तार की डॉक्यूमेंट्रीज़ के बाद जब वो सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब किया, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, आई थिंक वो वाला कंटेंट मिसिंग था जो देखकर बड़ा एक्साइट करना शुरू हो गया और आप लोगों पर फॉलो करना शुरू किया। सवालात बहुत सारे हैं जो इसके बाद अब किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमदा है, मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने रफ्तार देखना शुरू की थी टिकटॉक्स में, जैसे शॉर्ट्स वगैरह आते हैं उधर से ना। मैंने पहली वीडियो देखी थी MKM के हवाले से। तो मेरे साथ में जो मेरे सर्कल की फ्रेंड्स हैं वो मुझे कहती थी तुम पागल हो, तुम फालतू चीज़ें देखती हो। मैंने ड्रामाज, मूवीज़, सीरीज़ वगैरह छोड़ के ये चीज़ ज़्यादा देखी थी। और मैंने फर्स्ट ईयर के एंड तक मैंने इतनी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखनी थी कि मुझे कराची के पूरी सिचुएशन पता थी। और मुझे ज़्यादातर MKM में जो अल्ताफ़ हुसैन है उनके बारे में बहुत ज़्यादा शौक़ था जानने का। मुझे कुछ क्वेश्चंस भी आपसे, वो मैं फिर बाद में करूँगी।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। और मुझे कभी ज़िंदगी में वाली आदत नहीं थी, लेकिन पिछले 1-2 साल से ना मुझे एक बहुत गंदी आदत लग गई, आई वुड से, कि मैं आईपैड यूज़ करने लगी खाते खाते। सही है। और ऑल माई लाइफ मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि खाते हुए कुछ भी नहीं देखना, खाना सुकून से खाओ। तो जब हम दोस्तों के साथ होते थे तो वो फैमिली व्लॉग्स लगाना शुरू कर देते थे, ठीक है। मेरे अंदर ना हमेशा एक वॉइड इस तरीके से रही है कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ना वो तफरी, फ़न, उस चीज़ों में ज़्यादा वो है। तो मेरे अंदर ये वॉइड हमेशा रही कि मेरे पास कोई ऐसा दोस्त हो जिससे मैं डिस्कशन कर सकूं पॉलिटिक्स के ऊपर, कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। तो वो खाते खाते मैंने फिर एक दिन यूट्यूब खोला तो उस पर रफ्तार की वो रिकमेंडेशंस पे आई हुई थी। तो मैंने वो वीडियोस फिर आपकी खाते खाते ही देखना शुरू करी। और मतलब फिर मेरी बहन को क्राइम और थ्रिलर मूवीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, तो फिर उनसे भी मुझे ज्वाइन कर लिया। तो हम विद टाइम आप लोग की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते रहे और वो जो खाते खाते जो आदत लगी थी ना, फिर वो हमने फ्री टाइम में भी देखना स्टार्ट कर दिया। कोई ऐसा इंट्रीगिंग और फैसिनेटिंग कोई टॉपिक लगता था तो वो देखना स्टार्ट कर दिया, तो उससे मेरा इंटरेस्ट जो है वो और डेवलप हो गया। तो वो जो मेरी वॉइड है ना कि मैं किसी से पॉलिटिकल डिस्कशन करूं या इंटेलेक्चुअल बातें करूं, वो रफ्तार की डॉक्यूमेंट्रीज देख के वो फुल हुई। और दूसरा ये कि जो स्टोरीज़ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सुनी हुई थी ना, अब जिस तरह आपके लियारी गैंग वॉर पे एक वीडियो आई थी वो मैं देख रही थी, तो अब आईपैड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे अब्बा रूम में आ गए। सही है। वो फिर मुझे वो बताने लगे कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो हमारे जो बड़े हैं उन सबको इन स्टोरीज़ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैठ के हमने उनसे कभी पूछा हो कि अच्छा ऐसा हुआ था, या उन्होंने हमें कभी बताया हो। तो आई थिंक मैं 20 साल की हूँ, ये इन्होंने कहा ये 14 ईयर्स के हैं, ये इन्होंने कहा मैं 30s में, शी इज़ इन सेकेंड ईयर। तो मुझे ऐसे लगता है वो जो गैप है ना, जो हमारी पेरेंट्स वगैरह वो नहीं हमें वो कर सके, वो आई थिंक रफ्तार अभी इस पॉइंट पे कर रहा है। सो आई एम वेरी थैंक यू। मेरा नाम यूसुफ है, मैं इस्पार पाकिस्तान से एसोसिएटेड हूँ। एक्चुअली मैंने रफ्तार देखना शुरू किया फरहान साहब की जो वीडियोस थी, बेसिकली जो कंटेंट था PIA से। सबसे फर्स्ट जो वो था वो PIA वाली जो इनके पॉडकास्ट थी वो मैं देखनी शुरू की थी। पहले जो नवीद साहब जो वो यहाँ पे नहीं है, वो जो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो 19 जी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। फिर शब्बर जई साहब आते रहते हैं पॉडकास्ट पे। ये कंटेंट जो है ये अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था यूट्यूब पे, जो स्पेशली पाकिस्तान में। तो ये चीज़ जो है इसलिए मैंने फिर रफ्तार जो है देखना शुरू किया इन सब। माय नेम इज़ जुनैद, आई एम अ बिजनेसमैन और अपनी एक सोर्सिंग कंपनी में चलाता हूँ। मेरा भी फैशन रिटेल इंडस्ट्री से ताल्लुक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब, लाइक खिजर सेड, वी आर फ्रेंड्स एक्चुअली। I came to know about Raftar 8 February 2024. Someone shared a link at that time और वो आप लोग को वहीं से मैंने स्टार्ट किया था, and then I shared with my friends और उसमें खिजर भी एक थे। तो उस दिन आइडिया हुआ कि यार कुछ प्रॉपर काम कर रहा है, मतलब यही बैठे अदील बैठे थे और आप थे, और बहुत लाइक वो आपकी 2 दिन चली थी 8 और 9 को, एंड वी आई वाज स्टक विद माय टीवी में यूट्यूब पे देख रहा था, और डैट वाज वेरी इंप्रेसिव। मतलब उस वक्त मुझे लगा कि यार कि कन्वेंशनल मीडिया से हट के भी कोई आया है। मैंने तो कन्वेंशनल मीडिया देखना ही छोड़ दिया था। तो डेफिनेटली जब आप एक गैप आ जाता है फिर आप ऑल्टरनेट ढूंढते हैं, तो वो रफ्तार मुझे लगा कि वो चीज़ है। एंड डेफिनेटली आपकी जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी देखी हुई हैं। मौज़म हो गए, फैसल भाई बैठे हुए हैं, फरहान भाई, आपकी तो जो पॉडकास्ट है उसका हम हर महीने वेट करते हैं। आप बहुत कम करते हैं, अगर आप कर नहीं रहे काफ़ी अर्से से कर नहीं, तो वी आर वेटिंग। सो यू गाइस आर डूइंग अ वेरी जॉब। तो वो ये कि एक जो गैप था जो कन्वेंशनल मीडिया, ये आप पूछ लीजिएगा सवाल में इसका जवाब दे दूंगा मैं कम क्यों करता हूँ। तो इसलिए रफ्तार मैंने देखना फॉलो स्टार्ट की थी, एंड आज तक हम कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त काम। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। मेरा नाम शाहान इरशाद है। मेरा ताल्लुक मेडिकल डिवाइस की इंडस्ट्री से, SMS के नाम से एक लोकल कंपनी है, उसके डायग्नोस्टिक डिवीज़न को हेड करता हूँ। बाय क्वालिफ़िकेशन मेरा MBA है, मार्केटिंग में मैंने MBA किया है। बाकी उसके अलावा कुछ लिखने पढ़ने का शौक़ है, तो कुछ शायरी और इन चीज़ों का शौक़ तो है अपनी जगह पे। एज मेरी क्योंकि 1980 की मेरी पैदाइश है, तो आई एम राइट नाउ 45 ईयर्स ओल्ड। तो जो चीज़ें आप अब बयान करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ में, शायद आपने उतनी ना देखी हो, आपने अखबार पढ़े हों, हमने उनको विटनेस किया है। ताल्लुक़ मेरा कराची के उस इलाके से है जहाँ पे राम स्वामी, जुबली और रणछोड़ लाइन, तो वहाँ पे ये चीज़ें मैंने लाइव देखी हैं।
तो इसलिए मुझे अट्रैक्ट किया आपकी डॉक्यूमेंट्रीज़ ने सबसे पहले, तो इस वजह से आपकी पॉडकास्ट ने अट्रैक्ट किया। दैन इकॉनमी पे शब्बर जैदी के साथ आपकी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा शब्बर भाई हो गया है, बट अगेन इट वाज अ गुड थिंग। दैट्स खिज़र's point as well, बताना yes, मैं उस पर यकीनन आपको इनपुट दूंगा जब बिल्कुल दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। तो ये सारी जो आपका कंटेंट है डेफिनेटली इसने इंस्पायर किया, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट था। एक तो जो आपकी हाईजैकिंग की और उसके अलावा प्लेन क्रैश की आपकी जो कुछ वीडियोस आई, मेरा बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है, मेरी इत्तेफाक की बात है कि मेरी फीड पे प्लेन क्रैश की वीडियो मेरे ट्रैवल से एक आध दिन पहले आई 2 बार, और ऐसा 2 बार हुआ। नाउ वो मेरे दोनों ट्रैवल एक पैनिक में गुजरे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई सिग्नल, कोई इशारा आ रहा है कि ये इस किस्म की वीडियोस आ रही हैं मेरे पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग गोज़ फाइन, जो होना है वो तो अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, तो वी आर ट्रू बिलीवर इन दिस, तो मैंने उस चीज़ों का ज़्यादा असर नहीं लिया। अच्छा, उसके अलावा अभी रिसेंटली जब ये हुआ कि जो आपने फैमिली व्लॉगिंग पे वीडियो बनाई, मैंने वो वीडियो पूरी एक नशस्त में आधे घंटे की देखी। दैन उसके बाद उस वीडियो ने मुझे इतना इंस्पायर किया, मैंने अपने दोनों बच्चों को और अपनी मिसेस को बिठा के वो वीडियो दिखाई, क्योंकि मेरे बच्चे जाहिर है वो यही रजब भट्ट और मास सफदर इन चीज़ों के बहुत बड़े फ़ैन हैं। डकी भाई से शायद बचे हुए हैं अभी तक, लेकिन मास सफदर और रजब भट्ट से ज़्यादा इंस्पायर हैं। जब मैंने उनको ये वीडियो दिखाई तो जो इमीडिएट इफेक्ट मुझे आया, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को परसीव किया, उन्होंने इस चीज़ को एब्जॉर्ब किया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हिशाम एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा, रफ्तार की जो मेरी मतलब यानी कि रफ्तार के साथ जो मेरा साथ है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बट जो आपकी डॉक्यूमेंट्री थी द मैवरिक प्रिंस, वो मेरे सामने एक दिन अचानक आती है। मेरे ख्याल में ये मई 2024 की बात है। तो मैं उस डॉक्यूमेंट्री पे क्लिक करता हूँ और मैं उसको देखना शुरू करता हूँ। इंटरेस्ट पड़ता है क्योंकि मेरा जो अर्ली एजेस थी मेरी, वो मेरी सऊदी अरेबिया में जो है वो रही है। बाय द वे, वेरी बिग फ़ैन ऑफ मिस्टर मौज़म नरेशन एंड रज़ा एंड इब्राहिम। आप लोग के पोर्ट्रे करने का और नरेशन का अंदाज़ जो है ना, वो कुछ ना कुछ करके जो है ना इंसान को एक अलग ही बिल्कुल ही वो एक जोश में लेकर आ जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस 1-to-1 अपॉर्चुनिटी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है, गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है सर, और मैं ख़ुद मीडिया साइंस का स्टूडेंट हूँ। मास्टर्स मैंने की है और करंटली जॉब हंट कर रहा हूँ। बहरहाल तो मेरा सर रफ्तार के साथ ताल्लुक़ बहुत पुराना है, इन द सेंस कि मैं चूँकि जिस वक्त आप समा में थे उस वक्त भी मैं समा से जुड़ा हुआ था कि मैं रेडियो में काम करता था वहाँ पे। अच्छा। 107 104 में। सो आपने छोड़ा उस वक्त समा और आपने ये रफ्तार शुरू किया था, और आई थिंक पहले आप लोग रिव्यूज़ लेते थे बहुत से लोगों के जी रफ्तार के बारे में, और अदील भाई भी वहाँ पे बहुत बातें करते थे अक्सर हमसे ऑफ रिकॉर्ड आके। तो मैं ख़ुद ये सोचता रहता था यार ये भी कोई वही पुरानी चीज़ें चलेंगी, यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि फरहान साहब या जो भी हो मतलब इसी मीडिया में ही रहे हैं ज़िंदगी भर, तो कोई नई चीज़ नहीं होगी। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया, और आप लोगों की टीम वर्क में ये जो असेसमेंट थी वो शायद गलत थी, और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर होल टीम वर्क। अस्सलाम, मेरा नाम नबील है, मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ। मैंने रफ्तार की जो है सबसे फर्स्ट वीडियो जो मैंने देखी है वो मुशर्रफ कौन, ये जो वीडियो थी ये सबसे पहले मैंने देखी थी। और ये वीडियो देखने के बाद मैंने जब आपका चैनल को मज़ीद देखा तो इसी के पॉलिटिक्स रिलेटेड, बायोग्राफी रिलेटेड ये जो वीडियोस थी ये मतलब वो कंटेंट था जो मुझे चाहिए था, और इसी रिलेटेड मेरे सवाल भी बहुत हैं आपसे जो मैं करूँगा। चलें, तारुफ तो सर हो गया, अब मेरा ख्याल है सवालात की तरफ बढ़ते हैं। पैटर्न ये था कि हमने एक फॉर्म अपलोड किया था, तकरीबन 400-500 लोगों ने सवालात पूछे, उसमें से कुछ को हम यहाँ बुला सकते थे क्योंकि स्पेस जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी इशूज़ भी होते हैं और फिर स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो कुछ सवालात तो उनके हमने ले लिए हैं कि जिन लोगों को हम नहीं बुला पाए उनके सवालात भी होंगे और आपके सवालात तो होंगे। सर मेरे पास कुछ सवालात हैं, पहले मैं वो करना चाहूँगा। चलें शुरू करते हैं। सर मेरे पास कुछ सवालात हैं, पहले मैं ज़रा वहाँ जाता हूँ। और सर आपसे एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि ये बताएं कि रफ्तार आपने बनाया क्यों? रफ्तार क्या पैसा कमाने के लिए बनाया गया? रफ्तार वॉज द रिज़ल्ट ऑफ माई मिड लाइफ क्राइसिस। मैं भी 1980 में पैदा हुआ था और 2015-16 में 15 में मेरी बहन का इंतकाल हुआ। शी वॉज डाइड अर्ली, शी डाइड, वो 47 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। कैंसर हुआ उनको, अचानक चली गई। उसके बाद से मैं एक सॉर्ट ऑफ आई वेंट थ्रू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। मैं समा का डायरेक्टर न्यूज़ था, समा नंबर 1 था, लेकिन आई
बस कॉन्स्टेंटली एक मुझे तकलीफ़ से गुजर रहा था मैं गुजरता रहा फिर माई वाइफ इज़ ऑल्सो सिटिंग हियर बाय द वे शी इज़ देयर एडिटिंग, वो मॉमकास्ट की फाउंडर है। मॉमकास्ट इज़ आवर सिस्टर कंसर्न, बल्कि मदर कंसर्न। तो हाँ, तो इसने मुझे बोला कि परेशान होने का क्या फ़ायदा है, कुछ पढ़ो वढ़ो। तो मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मैंने कुरान करीम पढ़ना शुरू किया। तो उसमें वैसे तो ख़त्म बहुत दफ़ा कर चुके थे, इस दफ़ा शुरू किया ना, तो शुरू ऐसे किया कि तर्जुमे के साथ शुरू किया कि समझ भी नहीं आ रहा क्या अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कुछ सुने तो सही। तो सूरह निसा में एक आयत थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल-क़िस्त शुहदाअ इलल्लाह, ए ईमान वालों हक़ के साथ डट के खड़े हो जाओ, चाहे वो तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ हो, तुम्हारे माँ बाप के ख़िलाफ़ हो, चाहे किसी ताकतवर के ख़िलाफ़ हो या किसी कमज़ोर के ख़िलाफ़ हो। तो वो मुझे अचानक ना, मैंने कहा ये जर्नलिज़म तो यही है। मुझे अचानक ना मैं वो मुत्तकी महसूस करने लग गया ना। मैंने कहा मैं कोई यार, मैं तो बड़ा ज़बरदस्त नोबल प्रोफेशन में हूँ, यहाँ तो हम सच बोलते हैं, हक़ के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, और मज़े की बात ये थी कि समा में हमें काफ़ी लिबर्टी भी थी। ज़फ़र सिद्दीकी साहब, अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत करे, हम मलिक रियाज के ख़िलाफ़ भी स्टोरी करें, हम DHA के ख़िलाफ़ कोई कोर्ट का डिसीजन आए वो भी करें, हम अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़ भी करें, हम तालिबान के ख़िलाफ़ भी करें। तो हमारा हाथ खुला हुआ था। हमने कहा यार ये तो काम ये है करने का, जर्नलिज्म ये है। लेकिन फिर खैर दैट वाज द बिगिनिंग। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड 2021, वो एक 3, 4, 5 साल गुजर चुके थे, एक प्रोसेस से गुजर रहा था। तो खैर आई फाइनली डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम समा के मैनेजमेंट चेंज हुआ था और अलीम खान साहब आ गए थे, और ज़फ़र सिद्दीकी और अलीम खान की मैनेजमेंट में वही फ़र्क था जो कराची और लाहौर की बिरयानी में। तो नो डिसरिस्पेक्ट, लोगों को पसंद आती है लाहौर की बिरयानी भी, तो हमारा मिजाज नहीं था वैसा। तो एक रात को 12:30 बजे हमारी कोई बात हुई, तो अलीम खान साहब से, हाँ उनसे बात हुई। क्या बात हुई मत पूछिएगा, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो उस वक्त नौकरी कर रहा था ना वहाँ। तो आई वेंट टू माई बेडरूम, माई वाइफ वॉज सिटिंग देयर, 12:30 बज रहे थे। आई सेड टू हर, मैंने कहा यार ये मैं कैसे चलेगा मुझसे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, हाउ कैन आई कंटिन्यू डूइंग दिस। सो इसने मुझे बड़ा सिंपल सा सवाल किया। इसने बोला कि तुम ये करते क्यों हो भाई ये काम? मैंने कहा ये काम मैं इसलिए करता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल-क़िस्त शुहदाअ इलल्लाह, के हक़ के साथ। उसने बोला कैन यू डू इट इन दिस कंडीशन? मैंने बोला नहीं। तो उसने बोला रिज़ाइन करो यार, छोड़ो, राज़िक़ अल्लाह की ज़ात है। तो बस सुबह रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद यकीनन टीवी से ऑफ़र्स आई, मुख्तलिफ़ चैनल से ऑफ़र्स आई। जब आपने रिज़ाइन किया तो रफ्तार का ख्याल आपके नहीं, मैं भाई देखो, मैं अगले हफ्ते का सही प्लान नहीं कर पाता। मैं बड़ा अपने बारे में आप लोग बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ADHD है ना, कि मैं को बहुत लंबा लॉन्ग टाइम फोकस नहीं कर पाता। मैं मुझे आप बोलोगे 3 महीने, 3 महीने मुझे लगता है कहाँ है 3 महीने, मैं देख नहीं सकता। तो मैंने कोई सोचा नहीं था। मैंने हमेशा सिर्फ एक बात सोची हुई थी कि स्टैंड अप फॉर जस्टिस, दैट्स इट। तो बस फिर वो कुछ ऑफर्स आई। टीवी का मिजाज ऐसा हो गया है कि एक तो स्पेस भी नहीं है, तुम सबने बोला, दूसरा ये टीवी का मिजाज ये ऐसा है, ब्रेकिंग न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रेकिंग न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या आप कोई काम की बात करेंगे? उसमें तो मुसलसल वही हो रहा है, और वो एक ने कर दिया तो दूसरे को भी करना है। मतलब आप इमेजिन करो, दुनिया भर में एक शकरकंदी वाला भी जो खड़ा हुआ है नीचे, वो अपनी शकरकंदी में कुछ और करके बेचना चाहता है। ये 10 चैनल 10 के 10 एक ही चीज़ एक साथ कट कर देते, एंड दे वॉन्ट एवरीबडी टू वॉच देम। इट मेड नो सेंस टू मी। एनीवे, सो आई क्विट दैट, नहीं किया। फिर बस यही चल रहा था। फिर जहन में एक ख्याल था कि टीवी में तो नहीं जाना, इसके अलावा कुछ आता नहीं था, क्या करें। स्कूल बनाने का भी सोचा, उसके अभी तक वो भी है, लेटर हेड्स भी छपे हुए हैं। यार स्कूल बना देते हैं, क्योंकि यार हर कोई ना वो चाय के होटल में बैठे रात को दोस्तों के साथ, यार ये काम करते हैं। 11 बजे बिजनेस प्लान तैयार शुरू हुआ, 2 बजे बिजनेस रैपअप करके मुनाफा बटोर के सब घर चले गए। तो बहुत सारे ऐसे प्लान्स बने। बट एक चीज़ है कि मैं बिल्कुल खालिस अल्लाह ताला का करम है, खालिस। मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, ना मैं सोच पाता हूँ, मेरे अंदर सलाहियत नहीं है कि मैं कोई बहुत लॉन्ग टर्म सोच लूँ। अल्लाह ताला ने करम कर दिया। मेरे दोस्तों ने जब मैंने रिज़ाइन करने का सोचा, ये इंपॉर्टेंट है, तो
मैं अक्सर अपनी ज़िंदगी में वो काम करता हूँ जो मेरे सारे लोग मुझे उसकी बोलते नहीं करो, तो मुझे कुछ हो जाता है, कहता ये करते हैरी पॉटर पढ़ी है किसी ने? उसमें वो छठी बुक में होता है ना कि जब वो वोल्डेमॉर्ट का नाम लो तो मसला हो जाता है, तो मुझे वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने की आदत है। तो मैं नाम दे देता हूँ ना कि आ जाए ना डिमेंटर्स। तो मेरे सारे दोस्त बैठे हुए थे मेरे घर की छत पे, तो समझो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? मैंने कहा पार्टनर प्लान तो कुछ भी नहीं है। क्या लगे है तो तुम नौकरी छोड़ दोगे, इतनी अच्छी नौकरी, समा के DNO, वो जो होता है ना शबशबा हम हमा वलवला है बड़ा यार, 10 लोग फ़ोन उठाते हैं, गवर्नर से लेके CM हर कोई लिंक है, बड़ी बात है। मैंने यार मैंने कभी कोई फ़ायदा नहीं उठाया इस नौकरी का। मैंने कहा मेरे तो किसी का नंबर भी नहीं है किसी का मेरे पास। तो दूसरी बात ये कि आई सेड वन थिंग, मैंने कहा मुझे आगे का नहीं पता, लेकिन मुझे पीछे पता है कि अभी तक 41 ईयर्स तक की एज में, 42 ईयर्स तक की एज में मैंने हर वो गलती की है जो एक लाओबाली बेवकूफ़ किस्म का लड़का कर सकता है। मैंने इतने इरेशनल, इमोशनल, बेवकूफ़ाना डिसीजंस किए अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा, और हर बार अल्लाह ताला ने मुझे उस मैस से उठाया और किसी बेहतर जगह पे पहुंचा दिया। मैंने कहा बस आगे का नहीं पता, पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड ये अल्लाह ताला का रिलेशनशिप मेरे साथ ये है। तो इस दफ़ा तो मैं किसी उसूल की खातिर कुछ करने की इरादा किया है, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला नाकाम नहीं करेंगे। तो पता नहीं था क्या करना है, लेकिन जो भी करना है ये नहीं करना, तो दैट इज़ व्हाई आई स्टार्टेड। सर रफ्तार का ख्याल पहली बार कब आया, फिर आगे बढ़ते हैं? रफ्तार का नाम बाद में आया, रफ्तार का ख्याल आ गया था, अप्रैल में आ चुका था कि डिजिटली करना है। रफ्तार की शक्ल ये होगी जो आज है, ये नहीं था। उसकी 1500 वीडियो किए पिछले साल, हर जगह सर मारा है जाके, हमने प्राइवेट कर दिए वो वीडियोस। पहले 1500 वीडियोस हमने पहले साल 2022 के अक्टूबर से लेके 2023 के अक्टूबर तक 1500 वीडियोस की। आप में से किसी ने उनमें से कोई वीडियो नहीं देखी हुई होगी? देखना भी नहीं है ही नहीं, प्राइवेट कर दिया तो प्राइवेट कर दिया। मौसम जो है ना बिल्कुल चेंज है यार, वो आप ये बात ना करें यार। देखिए आप मौसम के चेंज के आप मौसम ये इस पे चेंज पे बात ना करें। सो हमने 1500 वीडियोस की पहले 12 महीने में, हमारे सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स थे। डिप्रेशन की अता गहराइयों में ये टीम डूब चुकी थी, पैसे वैसे ख़त्म हो गए थे। फाद भाई हमने टीम मीटिंग बुलाई, हमने कहा बॉस ऐसे कैसे चलेगा, ये तो कुछ 1 रुपये की कमाई नहीं है, अब चल रहा है कारोबारी ज़िंदगी। तो फिर हमारी अक्टूबर 15 को मुझे अच्छी तरह याद है एक टीम मीटिंग हुई, उसमें फ़हाद क्या बोला तुमने? मैंने बड़ी ख़तरनाक बातें की थी उसमें, और ऐसी बातें की थी जो मुझे यहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज़ मैंने जो सर से सीखी 1 साल रह के इनके साथ, वो ये थी कि जो बात नहीं करनी की है ना वो करो, कि कहीं से आवाज़ आए। वो जो ख़ास एक लफ्ज़ है ना सर का, कि आवाज़ आनी चाहिए, किसी को तकलीफ़ हुई है। तो डर तो मुझे खुद बहुत लग रहा था, क्योंकि 1 साल से जब कुछ नहीं हुआ तो मेरे कहने से क्या हो जाएगा यार। लेकिन अल्लाह का करम है कि कुछ चीज़ें वहाँ पे मीटिंग में पेश की कि मेरे ख़्याल में स्ट्रेटजी को, कंटेंट स्ट्रेटजी को बदलना चाहिए, इसको इस तरह करना चाहिए। और फरहान साहब की अच्छी बात ये कि आइडियाज़ के लिए हमेशा खुले हुए होते हैं, कि अगर उनको लगेगा कि आपने कायल कर लिया अब तो होगा ये, तो कायल हो गए, शुक्र है अल्लाह का। और फिर हमने नवंबर 1 से हमने इस नई स्ट्रेटजी के तहत नया कंटेंट बनाना शुरू किया। फरहान साहब ने कहा कि 1 जनवरी को, यानी अगले 2 महीने के अंदर 15,000 से सब्सक्राइबर 50,000 कर लो, मैं समझ जाऊँगा तुम्हारी स्ट्रेटजी काम कर रही है। और 23 दिसंबर को 1 जनवरी से 1 हफ़्ता पहले 1 लाख हो गए थे हमारे। और 8 जनवरी को हम सिल्वर प्लेट के साथ यहाँ पे केक काट रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसमें एक लेसन जो यंगस्टर्स के लिए है ना पार्टनर, एक ना बड़ा जो लोग बोलते हैं एक स्ट्राइक करो, अच्छा करो, कोई नहीं, ज़िंदगी में कोई 1 चांस नहीं होता। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला 1 करोड़ चांस देते हैं। आप चांस लेते रहें, आप ट्राई करते रहें, मिल जाता है। ये जो है ना, ये स्कैसिटी माइंडसेट, यार गलती हो गई, और यही माइंडसेट हमें बोलता है यार गलती ना करो। क्योंकि जब आप ये सोचते हो कि चांसेस कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, मौके कम है, तो आप रिस्क लेने से डरते हो। ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो। करो और देखो क्या होता है, करके पछता लो। कहते हैं ना। तो एनीवे फैसल सर, सवालात जो हमारे यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे भी करते हैं। माइक दीजिएगा फर्स्ट, माइक
स्टार्ट विद अ यंग फेला। देखिए मेरे थोड़े 3 क्वेश्चन है तो एक कर ले यार, पहले एक चूज कर ले बेस्ट। हाँ चले, पहला वाला क्वेश्चन अकेले मेरे साथ बैठ जाना, 50 सवाल को जवाब दूंगा। चले ठीक है, तो बैटरी खत्म हो जाएगी वरना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि देखें इमरान खान जो है इनडायरेक्टली कभी कभी लगता है सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इमरान खान की रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं? बस इमरान खान किसको? रेवोल्यूशन को। एक तो मैं समझता नहीं हूँ कि इमरान खान को रेवोल्यूशन लाए अभी तक। देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, फाद भाई आप स्पोर्ट्स डेस्क भी हेड करते हैं ये। जी मैं देखा भाई कौन सी टीम इस वक्त बेस्ट टीम है जिस पे आप सबसे ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं पॉडकास्ट की? ऑस्ट्रेलिया बेहतरीन टीम है। क्यों? अच्छा खेलती है, टूर्नामेंट्स जीतती है, टेस्ट चैंपियनशिप जीतती है, चीज़ें जीतती है, टीम टू बीट है। टीम टू बीट है। द थिंग इज़ एक पॉलिटिकल जमात का आप किस तरह से उसको जज करते हैं? उसकी पॉपुलैरिटी पे, उसके प्रिंसिपल स्टैंस पे, उसकी रेजिस्टेंस पे। सबसे बड़ी बात, लोग अक्सर बात करते हैं जमात इस्लामी के पास सब कुछ है, कामयाब क्यों नहीं होती, लोग वोट क्यों नहीं देते? मेरा एक स्टैंस है इसके ऊपर। वोट तो देते हैं ना? नहीं वोट नहीं मिलते ना, नहीं जीतते उस तरह। मेरा एक स्टैंस है, मज़ाहमत नहीं करते हैं कभी। असली ताकतवर लोगों से सब कुछ है उनके पास, मज़ाहमत नहीं है। आप सियासी जमात से मज़ाहमत निकाल लें, वो सियासी जमात ख़त्म हो जाएगी। सो इमरान खान के पास मज़ाहमत है इस वक्त है। इमरान खान के पास मकबूलियत है जहाँ होनी चाहिए, और इमरान खान जेल में है। अगर आज इमरान खान जेल से भाग चुका होता 3 महीने के बाद कोई डील करके, तो फिर आप उसको भी उसी सफ़ में खड़ा। देखो पॉलिटिक्स में तुमको किससे जज करोगे इमरान खान को? नून लीग, पीपल्स पार्टी, इमरान खान। अब उन तीनों में तुम किसी भी मेयार पे रख के जज करो, तुम क्या कहोगे? इमरान खान वैसा ही है, ये कह दें? क्या कहूँ मैं, मुझे बताओ। हम बोलते हैं यार बेहतर है थोड़ा उनसे। तो इज दैट सपोर्टिंग इमरान खान? नो। देयर इज योर आंसर। इन कंटिन्यूएशन टू जो इनका क्वेश्चन था, इसको मजीद एलैबोरेट करता हूँ कि कुछ रफ्तार के ऊपर ही कंटेंट देखा था जिसपे कुछ को देखकर वाकई में लगा कि हाँ ठीक है, आपने इमरान खान की ट्रू पिक्चर दिखाई, जिसमें बहुत सारे लोग जो इमरान खान को पसंद नहीं करते उन्होंने हेड्स अप ज़बरदस्त बोला। लेकिन एक आपकी पॉडकास्ट थी, एक डॉक्यूमेंट्री थी, जिसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको इस तरह से कहा कि नहीं जी रफ्तार तो प्रो इमरान खान है, और जो वो भी लोग जो इमरान खान को पसंद नहीं करते थे शायद वो रफ्तार से थोड़ा सा मुझे लगा नाराज़ भी हुए। अपनी सर्कल में हमने डिस्कशंस की। सो यू गाइज एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, हाउ डू यू हैंडल सच सिनारियोज जहाँ पर आपने एक स्टोरी टेलिंग की है, आई एम श्योर सही की होगी, बट पीपल आर नॉट लाइकिंग इट बिकॉज उनका परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट है। हाउ डू यू हैंडल दिस, और इट्स समथिंग काइंड ऑफ के बस जो है वो है वो क्या, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। बहुत सही बोल रहे हो। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई हैव नो फ्रेंड्स। तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी, तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। कोई बोलता है जमाती फंड, एमक्यू वाले बोलते हैं जमाती फंडेड है, ट्विटर पे जाओ, जमाती बोलेंगे इमरान फंडेड है, वो बोलेंगे यूथिया है, वो बोलेंगे पटवारी है। अल्लाह का शुक्र है किसी सियासी जमात में हमारी कोई बिलोंगिंग नहीं है, सब नफरत करते हैं हमसे बराबर। सो द प्रॉब्लम इज अबाउट बीइंग प्रो और एंटी इमरान खान। It's a very valid question. The thing is, as a journalist, there is ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मेरे कोई साइड नहीं है, ये हो नहीं सकता। मतलब पहले छोड़ दो इमरान खान और पाकिस्तान को, पैलेस्टाइन इजराइल वॉर हो रही है, who should we be speaking for as a journalist? It's as simple as that. There is always a side that is, एक जालिम होता है, एक मजलूम होता है, एक ताकतवर होता है, एक कमज़ोर होता है। मैं आपसे कोई आइडियल बात कर दूं, नहीं जी जर्नलिस्ट का कोई बायस नहीं होता, और सब झूठ बोलते हैं। इंसान होता है, इंसान का बायस होता है, उसकी लाइक्स डिसलाइकों को अब तो खैर कंप्यूटर भी आएगी, वैसे उसके बायसेस होते हैं। यू ऑलवेज, एंड आई थिंक गुड जर्नलिस्ट डू टेक साइड्स। व्हाट इज दैट साइड? दे स्टैंड अप फॉर जस्टिस, दे स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट। अब मलिक रियाज ने बहरिया टाउन ने गोटों पे कब्जा कर लिया, वहां एक जगह बना दी, किसकी साइड लो? अब बोले नहीं यार आप तो सिंधी उन लोगों की साइड ले रहे हैं यार उनकी। अरे यार तो एक ताकतवर आदमी ने एक कमजोर आदमी पे कब्जा कर लिया। शाहरुख जतोई था या वो लड़की थी नताशा, किसकी साइड लो? उसके अलावा भी हाँ, आप लोग टीवी क्यों नहीं देखते और रफ्तार क्यों देखते हैं? इसकी एक वजह है, क्योंकि टीवी में इमोशनल अटैचमेंट आपकी कोई भी नहीं है किसी भी न्यूज़ के साथ, ठीक है ना? नहीं, ट्रस्ट छोड़ दें।
अभी के अभी वो उसी आपके मुखालिफ सियासतदान के ऊपर एक इमोशनल किस्म की वीडियो बनाएंगे अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ, आप देखेंगे। हम जब इमोशनल जब करते हैं ना अपने स्क्रिप्ट को और इन सब चीज़ों को जब बनाते हैं, जब हम तब लोग देखते हैं उसको। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मूवीज़ होती हैं। मूवीज़ के अंदर एक मूवी है बच्चों की टर्बो, एक घूंगा है स्नेल, और उसको फार्मूला 1 रेस नेस्कार के अंदर दौड़ने का शौक़ है, ठीक है, और इतना ज़्यादा शौक़ है कुदरत उस पर रहम खा जाती है, वो गिर जाता है एक ऐसे केमिकल के अंदर के उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। कितनी इलॉजिकल बात है यार। वो रेस तक पहुंच जाता है, रेस जीत जाता है वो। आप स्टोरी देखेंगे आप आखिर में रोएंगे यार क्या कहानी बनाई है इन्होंने। इसका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है। हम आवाज़ उठाते हैं उसके लिए जो हम समझते हैं कि यार ये हारेगा, इसको जीतना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचेगा, 10 के 10 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचेगा, आप हमेशा दूसरी टीम की साइड लेंगे। साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए यार, न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए यार, पाकिस्तान जीते। अंडरडॉग के लिए आप हमेशा आवाज़ उठाते हैं। और इस वक्त हमारी गलती ये थी, या हमें ऐसा वक्त ऐसा मिला 2022 में कि रफ्तार उस वक्त बना जब अंडरडॉग इमरान खान था। और भी इमरान खान पावर में आएगा, फिर आप देखिएगा क्या होता है। ये सारे कवानीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे होंगे अनफॉर्चुनेटली, मतलब आई नो दैट। आपकी कुछ वीडियोस हैं जो मैंने मुझे जिसमें खुद ये फील हुआ कि थोड़े से आप लोग बायस्ड हैं टुवर्ड्स पीटीआई। जी। दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आर यू रियली इंक्लाइन टुवर्ड्स पीटीआई, या फिर मतलब आपका ए पॉलिटिकल, आपका अपना वो क्या है? मेरा ज़ात का यार इस बारे में मैं खुद गवाही नहीं दे सकता। इट्स वेरी टफ फॉर मी टू से एनीथिंग। मैं तो बोलूँगा मैं पॉलिटिकल हूँ, लेकिन मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो और लोग जज करेंगे। और मैं जज्बाती हूँ, ये मुझे पता है। और वो जज्बात कभी दाएं होते हैं कभी बाएं होते हैं, और मैं खुद अपने लिए कोई सियासी जमात सोच रहा हूँ, वो भी अपनी बनानी पड़ेगी जो तमाम वो काम वही करेगी जो जिस तरह सोचते हैं हम लोग। क्योंकि हमने 22 साल नौकरी की, समझ नहीं आया, तो अब अपना बनाया है कि यार छोटी सी दुकान अपनी खोलेंगे और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जिएंगे। तो ये है। खैर अपनी मर्ज़ी से कभी भी ज़िंदगी नहीं जीता इंसान, लेकिन इफ़ यू आर आस्किंग मी कि मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, मैं अपने आप को ये पॉलिटिकल नहीं समझता। मैं झूठ बोलूँगा अगर बोलूँगा ये पॉलिटिकल हूँ। नहीं, मैं न्यूट्रल भी नहीं हूँ। न्यूट्रल जानवर होता है। वो ये भी पूछना चाह रही हैं सर कि रफ्तार का कोई सियासी एजेंडा है? नहीं, कोई एजेंडा नहीं। इसकी मज़े की बात मैं तुमको बताता हूँ। मैं तुमको मज़े की बात बता रहा हूँ। पिछले साल अभी डेटा आया एक्स पे, तुम लोगों ने देखा होगा कि रफ्तार वाज रैंक नंबर 3 टू 2024 के नंबर ऑफ व्यूज़ पर वीडियो। मिनहाज, कैन यू शेयर दैट डेटा विद अस? मिनहाज ने डेटा क्रंचिंग की है, और वी न्यू दैट दिस क्वेश्चन माइट कम अप, सो वी आर पुटिंग दिस अप कि मिनहाज क्या है, हमारे नंबर्स क्या हैं 2024 के? कैन यू टेक द माइक प्लीज? कम हियर। मिनहाज इज आवर हेड ऑफ रिसर्च, एक्सट्रीमली ब्राइट। बैठो, बताओ ज़रा जल्दी से बताओ। अच्छा, तो ये कहा जाता है कि रफ्तार शायद सिर्फ पीटीआई पॉपुलर नैरेटिव की वीडियोस डालता है, और क्यों? ताकि व्यूज़ हासिल कर सकें, उसके तमाम व्यूज़ इसी बेस पे बन रहे हैं। लेकिन डेटा ये कह रहा है कि पिछले 2024 के अंदर हमने 200 वीडियोस अपलोड किए, इसमें लाइव समेत सब चीज़ें हैं। तो इसके अंदर ऐसा कंटेंट जिसके अंदर कोई ऐसा जुमला हो या फिर कोई ऐसी बात हो जिससे पीटीआई को ऐसा नैरेटिव जा रहा हो कि हम पीटीआई को प्रेज़ कर रहे हैं, तो ऐसी वीडियोस की तादाद कितनी है आउट ऑफ 200? जस्ट 10, यानी कि 200 वीडियोस में से 10 वीडियोस ऐसी हैं। और इसके अंदर अगर हमने इससे व्यूज़ कितने हासिल किए हैं, हमारे अराउंड 5 करोड़ व्यूज़ हैं पिछले साल 2024 के अंदर। तो 5 करोड़ में से कितने व्यूज़? सिर्फ 22 लाख। तो क्या ये इससे साफ क्लियर हो रहा है कि हम व्यूज़ इससे ले रहे हैं या नहीं ले रहे? दूसरा, 2024 के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 महीने ऐसे हैं जिसके अंदर हमने कोई सी भी ऐसी वीडियो डाली ही नहीं। मतलब 3 महीने तो कंसेक्यूटिव मंथ्स हैं जिसमें कोई सी भी ऐसी वीडियो तो उसके अंदर हम लोगों ने दूसरी चीज़ें 100 दूसरी चीज़ें करी हैं, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, सोशल इश्यूज़ वगैरह, लेकिन एक भी वीडियो इसमें नहीं। तो डेटा आई थिंक देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। आई विल टेल यू व्हाई। इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जो भी ब्लॉगर्स को देखते हो और यूट्यूब क्रिएटर्स को देखते हो, मैं उसको कहता हूँ ट्रेंडिंग के घोड़े की सवारी। इंस्टाग्राम पे भी लोग ट्रेंडिंग चल रहा है, हैशटैग डालो, इसी के बारे में कंटेंट बनाना शुरू कर दो। रफ्तार के ओनली 2 to 3% व्यूज कम फ्रॉम ट्रेंडिंग। 98% ऑफ आवर व्यूज आर ब्राउज फीचर्स। ब्राउज फीचर्स मतलब गूगल सर्च से नहीं आते वो कि किसी ने कुछ ढूंढा, हमारा कंटेंट खुद पुश होता है। ये हमारे जो 5 करोड़ व्यूज हैं ये ट्रेंडिंग के घोड़े की सवारी के बगैर हैं।
हम किसकी भी, हम उस इशू की बात करते हैं जो हमें लगता है। और दूसरी बात, ये ब्लॉगर्स कैसे व्यूज लेते हैं। कल इमरान खान 21 तारीख को अहम ऐलान होने वाला है, फिर 21 को कहा अब ऐलान 23 को होगा, फिर 23 को कहा अब 27 को होगा, फिर फला तारीख को बाहर आ जाएंगे, फिर फला तारीख को बाहर आ जाएंगे। यार मुझे ये बहुत शदीद फ्रॉड है। अगर ये आपके डोपामीन लेवल्स के साथ खेलते हैं, आपके साथ प्ले करते हैं। वी नेवर टॉक अबाउट एक्यूट इश्यूज, वी टॉक अबाउट क्रॉनिक इश्यूज। क्रॉनिक इश्यूज, इकोनॉमी खराब है तो है भाई, इस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम है तो 70 साल से है। हम उन इश्यूज की बात करते हैं जो क्रॉनिक हैं। ये हम बहुत मुश्किल गेम खेल रहे हैं। मैं चाहता हूं आप लोग इसको समझें। इतना अर्ज होता है हल्का और ट्रेंडिंग कंटेंट बनाने का, हम मुश्किल काम कर रहे हैं और ये इस वजह से कर रहे हैं। और यकीन करो, मुझे इस पे 100% यकीन है, ये हमारे ये नीयत है कि आप यहाँ बैठे हुए आज। हमारे पास ये वसाइल नहीं थे, हमारे पास हमने $1 स्पेंड नहीं किया किसी चीज़ पे। यार 8 फरवरी की रात को 4 बजे 3 बजे रफ्तार के लाइव फीड पे 35,000 लोग थे और एयरवाई पे और दूसरी जगहों पे जिनके एक एंकर की तनख्वाह, एक एंकर, सबसे सस्ते एंकर की तनख्वाह रफ्तार के पूरे महीने के खर्चे से ज्यादा है, उस पर 8,000 12,000 थे। कुछ चीजें होती हैं अल्लाह ताला ना कायनात को हरकत में लाते हैं। When they see why you are doing, अल्लाह ताला मेहनत को ज़ाया नहीं करते। हमारी नीयत बहुत क्लियर है कि मैं आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाऊं, क्यों? आज ये हो गया, कल ये हो गया, लगाया हुआ है आपको, परसों हो जाएगा, नहीं अब रुको परसों बताता हूँ, फिर क्या बकवास करो यार, ये इतनी आसानी नहीं है चेंज होना, ये दिस इज़ हार्ड वर्क। हम लोगों को ना मुसलसल ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, हकीकत नहीं दिखाई। कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ समंदर भी है, दरिया भी है, पहाड़ भी है। दुनिया में 100 मुल्क हैं जहाँ समंदर भी हैं, दरिया भी हैं, पहाड़ भी हैं। क्या पुट लिया उन ममालिक ने? हमारे पास तेल और गैस के ज़खायर हैं, कद्दू ज़खायर नहीं है हमारे पास तेल और गैस के। वी आर ऑन द इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट पे हैं ज़खायर। ईरान में हमसे 1 लाख गुना ज़्यादा गैस है, भाई हमारे यहाँ नहीं है गैस। वी आर नॉट ईरान, वी आर नॉट कतर, वी आर नॉट UAE। हमें लगा दिया ना कि आपको हकीकत से बस वो सब ठीक है, ये कौम बड़ी टैलेंटेड है। कोई टैलेंटेड नहीं है कौम। मैं बहुत मुश्किल बात कह रहा हूँ, फिर क्या पता मुझे लोग मेरे पीछे पड़ जाए। ज़िया मुहिद्दीन का इंतकाल हो गया, दूसरा कौन है? ज़िया मुहिद्दीन। मोइन अख्तर के इंतकाल को 15 साल हो गए, दूसरा मोइन अख्तर कहाँ है? दूसरा अनवर मकसूद कहाँ है? उमर शरीफ कहाँ है? दूसरा। अबे भाई दूसरा वसीम अकरम कहाँ है? 25 साल हो गए रिटायर हुए, अभी तक वो इश्तिहारों में आ रहा है। हमें लगाया हुआ टैलेंटेड कौम है, 25 करोड़ अवाम है, कुदरती वसाइल से माला माल है। मैं आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने नहीं आया हूँ रफ्तार में। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट द ट्रूथ इज। और मैं आपको सीधा बताऊंगा, आपको शायद अच्छा ना लगे, आपको शायद डोपामीन रश ना आए, आपको एक ना हो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। मैं उसको मेकअप करता हूँ थ्रू आवर स्टोरी टेलिंग, जो ये बता रहा है कि मैं उन मौजूआत पे जिसपे आपको कोई भी कोई मोइन अख्तर क्यों देखेंगे आप? आमिर लियाकत की कहानी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच वीडियोस। जानना क्यों जरूरी है कि जब आप ताकत में आते हैं, जब आपको फेम मिलता है, तो उस फेम को संभालना कितना मुश्किल होता है। आप आमिर भाई की ज़िंदगी से सीख सकते हैं, आप उमर भाई की ज़िंदगी से सीख सकते हैं कि लालू खेत के अंदर एक इंतहाई इम्पोवरिश जगह से उठकर कोई आदमी कैसे मेहनत करके किंग ऑफ कॉमेडी बन सकता है पूरे सब कॉन्टिनेंट का। अब इसमें कोई ट्रेंडिंग चीज़ थोड़ी है। कंटेंट जॉन एलिया पे बनाया, जॉन एलिया, मंटो पे बनाया, फैज, परवीन शाकिर, आमिर जकी, खुमैनी। क्या जरूरत है हमें बनाने की? बिकॉज वे नहीं आता, वरना ये नहीं आता। देखिए आपको लगता ये है, मैं एक बड़े मजे की चीज आपको बताता हूँ, आपको लगता ये है कि मैं एक स्नाइपर की तरह एक निशाना मारूंगा, वो निशाने पे लगेगा और मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ये नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी को 13 साल तक स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। दुनिया में हर काम जिसमें कोई तरक्की होती है वो एफर्ट मांगता है, वो आपको 10,000 दफ़ा ट्राइयाँ मारनी पड़ती हैं, फिर जाके कुछ होता है। हमने बहुत ट्राई, मैं जो कर रहा हूँ ना वीडियो अनलिस्ट कर दी है, हमने ट्राई मार रहे थे यार, हमको परफेक्ट ह्यूमन बींग्स थोड़ी है। हमने ये भी किया, 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 ये भी किया। अच्छा यार ये ठीक हो गया। नीयत एक थी कि इस एज के
नीयत बड़ी सिंपल थी, मैं बताऊं मेरी एक थी, मैं बताता हूँ मेरी नीयत क्या थी। हम लोगों ने वहाँ पे बात भी की थी कि यार हम चाय के होटल में बैठे हो, आलमगीर पे, प्याला पे, अयूब पे, कहीं भी, और पीछे लोग रफ्तार की बात कर रहे हो। ये ख्वाब था हमारा कि बच्चे ना, ये इस एज के बच्चे 20, 25, 15, 20 साल के लड़के लड़कियां, बोले यार वो रफ्तार पे देखा था, हम उनके लिए एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाएं, जहां उनको लगे यार ये लोग सच बोलते हैं। एक समंदर है झूठ का, जहां एक जजीरा है सच का, उस जजीरे का नाम रफ्तार है। हाँ, क्या हम गलती करेंगे? 100% करेंगे। बदनीयती पे मबनी नहीं करूंगा, ये मैं बार बता, बंद कर देंगे ये दफ्तर, बंद करके घर चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें मतलब आप किस तरह प्लान करते हैं, किस तरह सेलेक्ट करते हैं कि अब क्या कंटेंट बनाना है और क्या चीज़ अब नेक्स्ट उस पर हमें अपलोड करनी है या अब करनी है, या नेक्स्ट हमारा 3 महीने बाद या 4 महीने बाद हमारा क्या कंटेंट होगा, किस पे काम करना है। डेफिनेटली सिनेरियो बेस भी होता है, जैसे अभी अगर शॉर्ट टर्म पे भी होता है कि टॉपिक सिलेक्शन कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाद भाई आप बताएं, आप एडिटर हैं भाई, एडिटर हैं फाद। हमारी जो सबसे लंबी मीटिंग होती है ना, वो इस मौजू पे होती है कि क्या बनेगा, और सबसे ज़्यादा झगड़ा भी उसी में होता है। जैसे आज सुबह क्या पकाएं, हर घर में डिस्कशन होता है। नहीं, वो तो फिर भी वो लोग से दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल समझते हैं। सबसे मुश्किल सवाल ये कि रफ्तार में कि अगले 2 महीने में क्या बनेगा, और उसके लिए हम आपस में डिस्कस करते हैं, हमारे झगड़े होते हैं, हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, सब कुछ होता है। उसके नतीजे में ये तय होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे 14 फरवरी आएगा अगले महीने, कौन सी वीडियो बनाए, डिसाइड हो गया, ठीक है, डिसाइड हो गया। 23 मार्च आ रहा है, उस पर क्या बनेगा, या फिर 27 दिसंबर को बेनज़ीर के कत्ल के वाक़े पे क्या बनाना है। तो कुछ तारीख़ों के हिसाब से होता है। बाकी हम कोशिश करते हैं कि कोई भी वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, ताकि वो एक अच्छा मिक्सअप बने। हमारे लोग क्या गलती करते हैं कि एक वीडियो आ गई ना, अब सबको पता है कि अगली वीडियो क्या आएगी। उसने 1947 कवर किया है, ठीक है, अगली वीडियो में अब नेक्स्ट वीडियो आएगी 1948 कवर करेगा, अगली 49, अगली 50। मैं पता चलने ही नहीं दूंगा किसी को अगली वीडियो किस चीज़ की है। इससे तो वो क्रिएट होगा, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी, वो मेरे फ़ायदे में। उससे एक मिक्सअप भी क्रिएट होता है। सिर्फ 15 साल का बच्चा नहीं देखेगा मुझे एक 35 साल का आदमी भी देखेगा, मुझे लड़की भी देखेगी, मुझे लड़का भी देखेगा। तो ये उससे हम एक अच्छे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो ये कैलेंडर हमारी सबसे बेसिक और सबसे अहम चीज़ है, और ये हम 2 महीने का, और कोशिश करते हैं 3 महीने का हम पहले से तय कर लें। यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बॉस, कैप्टिव ऑडियंस का। आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर आ गए एक तरह के, अब आपने उन सब्सक्राइबर की मर्जी के ख़िलाफ़ कोई कंटेंट फेंका ना, वो तबाह कर देंगे आपके चैनल को, वो लाइव देखेंगे नहीं। हमने बनाना शुरू किया, हमने कहा यार ये तो सिर्फ कराची गैंग वॉर और कराची की मार धाड़ के लोग देख रहे हैं हमें तो हम फंस जाएंगे, इनको हम कुछ और देंगे, कुछ और देंगे, सेम वही की नीश। और सारे मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे पूछता हूँ यार ये तुम कभी कभी ये खान साहब को ये तुम ज़्यादती करके सपोर्ट कर देते हो, ये तो बनता नहीं थी ये बात करना तुम्हारे यहाँ। कहता है क्या करूँ यार, लोग देखना ये चाहते हैं, मेरी ऑडियंस ये देखना चाहती है। इससे तो मैंने कहा कि मैं सेठ की गुलामी से निकल के ऑडियंस की गुलामी में आ गया कि अब ये मुझे ज़बरदस्ती बोल रही है मुझे ये दिखा। मैंने कहा नहीं पार्टनर, ये तो मसला थोड़ा ख़तरनाक है। तो हमने नीश खोला फिर अपना, हम सिर्फ कराची, अब हमने पिछले 3-4 महीने में कराची बिल्कुल कम कर दिया था, फिर हमने कुछ और किया। फिर ये वो चैनल है जिस पर मौदूदी भी है, मधुबाला भी है, नूरजहां भी है। सो हमने खोला इसको, क्योंकि देखो हर इंसान में थोड़ा सा सेक्युलर होता है, थोड़ा सा लिबरल होता है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होता है, उसके अंदर हर तरह के कलर्स होते हैं। सो इसलिए हम काफ़ी मुश्किल में रहते हैं वैसे इस सवाल को लेके। सवाल ये है कि पिछले दिनों जो अपडेट आपके चैनल के थ्रू मिल रही थी उससे पता चला कि देयर इज सम क्राइसिस गोइंग ऑन, कुछ नोटिसेस वगैरह और कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं, तो वी वांट टू लर्न कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग एट फॉर इन दिस सिनेरियो। ओके, आप लोगों की भरपूर ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक बिलाखिर हम हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए कुछ हल्के, उनकी मेहरबानी है, काफ़ी देर से मुतवज्जा हुए। एक्चुअली 8 फरवरी की रात को हमारा ये मजाक बना हुआ था। 8 फरवरी को हम यहाँ बैठे हुए थे ना, तो जब बेल बज रही थी ना, हम कहते आ गया कोई। भैया उसमें तो लाइव वो रुक गया था, बैटरी खत्म हो गई थी और वो लाइव रुक गया, लोग नीचे एक वक्त में तो एक दोस्त ये भी कह रहे थे पिज़्ज़ा खाने थे फिर आ जाए भाई, पिज़्ज़ा खाने तक की मोहलत है। सो यार देखो, मैं समझता हूँ
बड़ी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें FIA का नोटिस भेजा। ये मैं FIA के नोटिस को हमने अटेंड किया। हमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया था। एंटी स्टेट क्या काम किया हमने यार? हमसे ज़्यादा प्रो पाकिस्तान कौन है? मैंने ट्वीट में भी लिखा, मेरे घर में किसी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है। मेरे घर में हर इंसान के पास बाहर का पासपोर्ट है। आई एम द ओनली वन विद अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। मैं आज चाहूँ चला जाऊँ, ये कोई बात है यार? आप एंटी स्टेट है। एनीवे, वो आया था एक मसला, उस मसले के लिए हमें बुलाया गया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आगे पीछे। फिर वो PNIL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट वाला एक मसला था, वो हो गया था। तो देखो यार, हमारे पास तो सिर्फ कोर्ट्स ही हैं, हम तो अदालतों के ज़रिए ही जाते हैं। मैं ना किसी बैकडोर से आया हूँ, ना मैं किसी बैकडोर पे जाता हूँ। हम कोर्ट्स में गए, अगर मुझसे कोई बात करेगा मैं जवाब दे दूँगा। अभी जवाब देने तो बैठा हूँ, जो भी बात करेगा दे। हमारे पास कुछ छुपाने को है नहीं। तो हुआ था, और यकीनन एक क्राइसिस है। क्राइसिस इस वजह से है पार्टनर कि इस मुल्क में ना काम करना मुश्किल है बॉस। वो मैं शाहरुख खान का कोई डायलॉग है, मुझे बड़ा पसंद है। वो कहता था कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए वो करती है। मैं कह नहीं, पाकिस्तान में पूरी कायनात तुम्हारे खिलाफ साजिश करती है कि तुम्हें ये ना मिले। पाकिस्तान में उल्टा, पाकिस्तान वर्जन है उसका। तो पार्टनर, अब बड़ी सिंपल सी बात है, आप अपने दिमाग में, और आता है सवाल यार चले जाओ यार। तो फिर मैं सोचता हूँ यार, अमेरिका में मुझे क्या लाइफ में टेंशन नहीं होगी क्या? इंग्लैंड में सब चैन ही चैन है, कनाडा में कोई मसाइल नहीं है यार। प्रॉब्लम तो है, होम ग्राउंड के प्रॉब्लम पे खेल लो। मतलब बहुत बड़ा मसला क्या है पार्टनर, कि जब ये सब होता है ना तो सब दोस्त आ जाते हैं। बीवी बच्ची का सोचो, तुम्हारे बीवी बच्चों का सोचो। मैं कहता हूँ यार हाँ, सोचो बीवी बच्चों का, और गालियां पाकिस्तान के मसाइल पे दो। सब सोच अपने बीवी बच्चे का रहे, मेरी बीवी मेरा बच्चा, मेरी बीवी मेरा बच्चा। पाकिस्तान में कुछ ठीक नहीं हो रहा, सिस्टम खराब है यहाँ का। अरे तो कुछ करो ना उसके लिए, अपना हिस्सा तो मुझे 1 रुपए का नुकसान ना हो और पाकिस्तान ठीक हो जाए। हो नहीं सकता ऐसा, ऐसा होगा नहीं पार्टनर, ये नहीं होगा। और ये भी बता दूं, सब पाकिस्तान छोड़ के जा भी नहीं सकते। ऐसा नहीं होता, 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग कहीं नहीं जा सकते दुनिया में। और अब तो वैसे ही वाइट सुप्रीमेसिस्ट का रियन आ रहा है दुनिया भर में, बाहर के दरवाजे वैसे ही बंद हो रहे हैं आपके लिए। तो इसी को ठीक करना है। क्या आपको लगता है कि आपने जिस विज़न से रफ्तार को स्टार्ट किया था, क्या वो पूरा हो चुका है? और अगर वो हो चुका है तो आपका नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या होगा? और अगर वो नहीं हुआ है तो इस तरह के जो डोमेस्टिक इश्यूज़ और थ्रेट्स हैं उसके साथ आप उसको किस तरीके से जो है उसको पूरा करेंगे? पार्टनर, मिशन तो कब्र तक पूरा नहीं होगा। मिशन है कांस्टेंट स्ट्रगल का। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, वी हैव मेड मैन इन टॉयल। तो ये जो लड़ाई है ना, मुक्केबाजी, धक्कम पेल, ये मरते वक्त तक चलती रहेगी। और ये ज़िंदा होने की निशानी है कि आप स्ट्रगल में। अगर आपकी ज़िंदगी में रावी चैन ही चैन लिख रहा है तो आप अपने ट्रैक को ज़रा देखें कि यार मेरी ज़िंदगी में कोई पंगे शंगे नहीं आ रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक एग्जिस्टेंस है ये। तो ये तो चलता रहेगा। मेरा हमारे जहन में पिक्चर क्या है, आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर अंडर 10 years old। मुझे इतना ज़्यादा, लेकिन ये इतना मुश्किल है छोटे बच्चों के लिए कंटेंट बनाना, क्योंकि हमारे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पार्टनर। हुआ ये है कि जनरेशन गैप मेरा भी अपने अब्बा के साथ था, लेकिन अभी जनरेशन गैप बहुत बढ़ गया है। क्योंकि देखो ना, फ़ोन ईजाद हुआ 1958 में, उसको पाकिस्तान में पूरी वाइड स्प्रेड होने में 40 साल लगे, ठीक है ना। गाड़ी बन गई थी 1910 में, पाकिस्तान के घर घर में गाड़ी आने में 70 साल लगे। यार स्मार्टफोन बना 2006 में, और 2006 के अगले महीने में हर घर के हाथ में था। टेक्नोलॉजी ने जिस पेस से डिसरप्ट किया है ना चीज़ों को, ये तारीख में कभी नहीं हुआ। अभी आप ओपन एआई कर रहे थे, अब डीप सीक आ गया। अब सब कह रहे हैं गया ओपन एआई, डीप सीक हर महीने नया आ रहा है। तो ये लीप ईयर्स हैं, मतलब ये ना वो सॉरी लाइट ईयर्स हैं, कि मतलब एक साल नहीं है, ये 10 साल के बराबर एक साल है। सो द गैप इज सो ह्यूज बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये बच्चे क्या देख रहे हैं? दे आर वॉचिंग डिजिटल मीडिया। उस पर क्या है? उस पर कुछ नहीं है। उर्दू में तो कोई कंटेंट ही नहीं है। सो वी हैव टू डू समथिंग फॉर इट। ये है जहन में। और एक और है, वो अगर मैंने कर लिया तो दैट विल बी माई मिशन,
कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जेनजी की ज़बान और उनके माइंडसेट के लिहाज से उन तक पहुंचाना, कि उनकी लाइफ में उन्होंने चैलेंजेस को कैसे डील किया, होपलेसनेस को कैसे डील किया, उनकी लाइफ में एडवर्सिटी को कैसे डील किया। ये तमाम चीज़ें हैं जो मेरे जहन में जो करनी है। ये कर लिया तो समझो फिर गेम सही है। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है, तो मेरा सवाल भी जीबी से रिलेटेड ही है सर, क्योंकि आपकी उम्र का ज़्यादा अरसा मीडिया में गुजरे हैं और आप अच्छे पोस्ट पे भी रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे। तो मैं जानना ये चाहता हूँ सर, हमारे इश्यूज़ को नेशनल मीडिया कवर क्यों नहीं करता? वहाँ पे दो ही खबरें चलती है जीबी के हवाले से मोस्टली। एक तो वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, भाई एंजॉय कर रहे हैं, सब आ जाएँ सयाहत करें। दूसरी सर गर्मियों में चलती है कि टूरिज़म स्पॉट्स खुल गए हैं, यहाँ पे ये है, पहाड़ है, दरिया है और ये चीज़ें वो। सर मैं पिछले साल गाँव में था, वहाँ पे -18 डिग्री सेल्सियस में 28 दिन हमारे जीबी के लोग एहतजाज कर रहे हैं सड़कों पे, जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल था। कोई मीडिया के ऊपर कोई टिकर तक नहीं चलता। और वहाँ के पहाड़ केटू कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। दियोसाई नेशनल पार्क पाकिस्तान का है। दरियाई सिंध कहाँ से आता है? पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का ही रहेगा। सही है। और सर मैं क्या क्या गिनूँ, वहाँ पे खामोश आबशार वाटरफॉल, मंठो का वाटरफॉल पाकिस्तान का है। निशान हैदर मिलने वाले हमारे शहीद पाकिस्तान के हैं, ललिक हवलदार ललिक जान जो है पाकिस्तान के हैं। बट वी आर नॉट पाकिस्तानीज़। 78 साल हो गए सर पाकिस्तान में, हम अपनी बाई चॉइस हम ज्वाइन कर गए थे पाकिस्तान को। 1948 में हमने एक डोगरा राज को भगाकर हमने प्लेट में रख कर पाकिस्तान को दिया था, ये ले जीबी आपके लिए। बट 78 साल हो गए सर, वी आर नॉट पाकिस्तानी सेट। और अभी भी हमें नहीं पता कि कब हमें पाकिस्तानी की शहरियत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और इस जदीद दौर में भी सर वी आर आइडेंटिटी लेस पीपल। आप ह्यूमन राइट्स की जो लिस्ट निकाल के देख लें, वहाँ पर जो राइट्स की लिस्ट आती है उसमें आइडेंटिटी सबसे बेसिक राइट्स में शामिल है। बट वी आर आइडेंटिटी लेस पीपल। हम पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं। अगर हमसे पूछें तो हम चाहते हैं भाई हम पाकिस्तानी बनना चाहते हैं, बाई चॉइस हम कह रहे हैं। और 78 साल से हम ये इस उम्मीद में जी रहे हैं। बहुत से लोग मर गए इसी उम्मीद में कि हमें पाकिस्तानी डिक्लेयर किया जाएगा, और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ सर, क्योंकि मेरा खुद भी मीडिया, मैं खुद स्टूडेंट हूँ और आप लोग भी मीडिया में हैं, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कितना इम्पोर्टेंट और कितनी बेसिक राइट्स में शामिल है। बट गिलगित बल्तिस्तान में ये राइट सिरे से मौजूद ही नहीं है। इसकी कोई कानूनी तौर पर कोई राइट ही नहीं है। और हमारे यहाँ हमें जानबूझकर कश्मीर के इशू के साथ हमें लिंक किया गया उस वक्त, ताकि हमारे कश्मीर के इशू के ऊपर जो स्टांस है पाकिस्तान का, वो अगर प्लेबिसाइड हो जाए, अगर किसी ज़माने में यूएन की इंटरफेरेंस से वहाँ पर रायशुमारी हो जाए या वहाँ पर रेफरेंडम हो जाए, तो हमारी क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल करेंगे तो मेजोरिटी हमारी तरफ आ जाएगी और हमारा हो जाएगा। इसी गेम के तहत जो है हमें वहाँ का इल्हाक किया गया, लिंक किया गया। बट कश्मीर को तो आपने ऑटोनॉमी दे दी, वहाँ उनका अपना आइन है, अपनी असम्बली है, उनका अपना वज़ीर आज़म है, सदर है। बट हम कौन हैं सर? हमारे मुझे समझ नहीं आती। कभी कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्ट्री के तहत आप चला रहे होते हैं, कभी पपेट हुकूमत को बिठा के कर रहे होते हैं, लेकिन एक हॉस्पिटल है वहाँ पे MRI मशीन तक नहीं है। वाई सर? सिर्फ इसलिए कि हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, यानी हमारी कोई शिनाख्त ही नहीं है, हमारी कोई पहचान ही नहीं है। और सर वहाँ पे जो चीफ़ कोर्ट है, यहाँ की जैसे चीफ़ जस्टिस हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट का, गिलगित बल्तिस्तान में चीफ़ कोर्ट होता है, और वहाँ का चीफ़ जज जो कि चीफ़ जस्टिस के बराबर है, वो कोई गिलगित बल्तिस्तान का बंदा नहीं हो सकता। वाह। वहाँ का चीफ़ जज जो है या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होगा या किसी भी हाई कोर्ट का पाकिस्तान के वहाँ का रिटायर्ड चीफ़ जस्टिस में से कोई होगा। कोई बंदा वहाँ से नहीं जा सकता। हमारी नेशनल असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई सेनेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हमारा कोई स्टेक नहीं है, इवन ऑब्जर्वर के तौर पर हमें वहाँ पे नहीं है। नेशनल फाइनेंस कमीशन के जो काउंसिल्स होते हैं या जो अवार्ड NFC अवार्ड कहते हैं, हालांकि जितने भी फैसले होते हैं उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारी ज़िंदगियों पर है, बट हमारे यहाँ कोई उन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है। आर्मी चीफ की जो दौड़ है उसमें तो हमारा ब्रिगेडियर्स आगे जा नहीं सकता। अच्छा, आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें या फिर आप फेडरल बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके देख लें, सबसे हाईएस्ट लिटरेसी इस वक्त पूरे मुल्क में GB की है। बट लेकिन वहाँ पे 78 साल के गुजरने के बावजूद एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज या एक भी लॉ कॉलेज, कॉमर्स, IT की यूनिवर्सिटी नहीं है। हमें आना पड़ता है शहरों में। यहाँ पे पहले आने का मसला, एकोमोडेशन का मसला,
फिर यूनिवर्सिटी में दाखिले का मसला, नो गाइडेंस, कुछ करना है क्या है कुछ भी नहीं पता होता। फिर उसके बाद ज़ाहिर गरीब लोग होते हैं, जॉब्स भी करनी पड़ती हैं, सुबह यूनिवर्सिटी शाम में जॉब्स। आप कराची में मौज़म भाई आप रिसर्च करके देख लें, सर्वे करें, जितने भी होटल्स हैं जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सारे वहाँ पे हमारे बल्तिस्तान के लड़के, गिलगित के लड़के रेस्टोरेंट कर रहे होते हैं। रेस्टोरेंट में वहाँ पे सेल्समैन के जॉब्स के लिए या फिर सर्विंग के लिए जो भी वेटर्स के तौर पर वो छोटे जो होते हैं वही काम कर रहे हैं। अब वो पढ़ेगा या फिर काम करेगा, क्या करेगा? सर मेरा सवाल जीबी के हवाले से है और मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप डिटेल ली, और मुझे मीडिया से ये गिला है कि कम से कम आप कवरेज नहीं दें, एटलीस्ट नीचे जो टिकर वगैरह चलती इस पर तो हमारी खबर चलाए ना। और चलिए ट्रेडिशनल मीडिया के हमें ये मुझे पता है कि वहाँ पे सेंसरशिप है, वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, बट आप लोगों की रफ्तार से तो मुझे इतनी उम्मीद है कि कम से कम वो हमारे इश्यूज़ को मैं आपका नाम देख लेंगे। आपका नाम भूल गया। हसनैन सर। हसनैन, वैसे तो कराची से गिलगित का फासला बहुत ज़्यादा है, मगर आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं और वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं हम उन्हें उसे फ़ील भी करते हैं। और बाकी ये जो आपने इतनी सारी एहसासें महरूमियाँ बताई, ये कोशिश करेंगे कि पूरी चलाएं ताकि ऐवानों तक आपकी बात पहुँचे। और हम ऐसा नहीं है कि हम आपको बिल्कुल वो भूले में, हमने पारा चनार पर जब ये मामला हो रहा था हमने 2 प्रोग्राम इसके ऊपर किए हैं और लाइव किए हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं और अपना हिस्सा समझते हैं और इसीलिए हमने अपना, मेरा ख्याल है कि हिस्सा मिलाया है। बाकी आपकी दूसरे मीडिया से जो शिकायत है वो बिल्कुल वजह है कि वो लोग आपको नहीं जगह दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, कोई पॉलिसी होगी या कुछ भी होगा, मगर हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला हुआ है। हर इलेक्शन से पहले बन जाता है कि हर इलेक्शन से पहले बन जाता है, ऐलान हो जाता है। एक्शन पॉइंट कर लेते हैं। मुझे नहीं पता था चीज़ों के बारे में, मतलब मैं गिलगित के बारे में बात नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है मालूमात। एक काम करते हैं, यू आर अ जर्नलिस्ट योरसेल्फ, जो आपने बताया ना, मैं आपको असाइन करता हूँ, वी विल पे यू एज वेल, मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन गिल जीबी विद द सेम इंटेंट। आप ही पढ़ेंगे, आप रफ्तार की स्क्रीन पे वो डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर, मैं ये जानना ये चाह रहा हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म देखो, मसला क्या है, जिस तरह तुम बात करोगे ना, हम में से कोई नहीं बात कर सकता। ठीक है सर। हम इस तरह बात कराची की कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ के हैं, फील करते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू डू इट। सो आई रिक्वेस्ट यू, तुम आ जाओ, इसके बाद कल आ जाओ, परसों आ जाओ, बैठो, टाइमलाइन बनाते हैं, हम तुम्हारे साथ काम करते हैं, फहद विल वर्क विद यू, पूरा बनाते हैं, तुम वहाँ से चीज़ें मंगवाओ, नैरेटिव बनाते हैं, काम करते हैं, और फेब में जीबी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री डालते हैं। ठीक है सर। सर मैं ये तो कर सकते हैं ना? जी जी इंशाल्लाह, बहुत मैं चाहूँगा सर, आई वुड लव टू डू, बट सवाल मेरा फिर वही है कि मीडिया के ही हवाले से क्यों नहीं करते। और मुझे नहीं पता, अभी मैं यहाँ से हॉस्टल पहुँचूंगा अभी नहीं, इतनी वहाँ पे सर सर्विलेंस होती है। आपको शायद इसका अंदाज़ा ना हो, वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर बात करना, सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करना, इतनी वहाँ पे सख्त चीज़ है कि शेड्यूल 4 के नाम से एक काला कानून अंग्रेज़ों के ज़माने से सर ये एप्लीकेबल है, दैट इज़ गोइंग ऑन इन टीवी। टीवी मीडिया कर रहा होता ना तो फिर हम यहाँ नहीं बैठे हुए होते। सर वैसे आपका मीडिया का इतना एक्सपीरियंस है, मीडिया क्यों नहीं बात करता? जीबी की बात तो की जा सकती है। जीबी क्या बलूचिस्तान की भी नहीं करता? बलूचिस्तान की भी नहीं करता। देखो यार, मीडिया का मैं बताऊं मसला, मैं बता, देयर इज अ फंडामेंटल फॉल्ट इन द वे नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया ऑपरेट्स। वो एक भेड़ चाल है, वहां पर वो कर रहा है, 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 सब वही करेंगे। 2014 में जब मैं समा में आया ना, तो हमने सबसे पहले जियो टीवी बंद करा दिया वहां, क्योंकि सारे चैनल्स को होते थे, देखो यार जियो पे क्या चल रहा है, होता था, सच बता रहा हूं। हमने कहा यार बंद करो यार, इसको देखते रहेंगे तो अपना क्या करेंगे। सो देखो वहां पे बहुत मसला है, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े चैनल्स पे आती है, बड़े चैनल्स करें, वो नहीं करते, वो इस वजह से नहीं करते, मैं बताता हूं, क्योंकि उनको वो करने पे सच्ची बात है रेटिंग्स नहीं मिलती। और रेटिंग क्यों नहीं मिलती? क्योंकि रेटिंग मीटर्स कहाँ हैं? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला, थोड़े से पेशावर में, इक्का दुक्का कोयटा में। तो मैं जीबी की बात करूंगा, अच्छा डिजिटल में गेम बदल गई, अब जो डिजिटल की ऑडियंस है वो कहीं से भी मेरे पास आ जाएगी ना, तो रेटिंग मीटर का चक्कर नहीं है। तो मुझे तो इंसेंटिवाइज करता है डिजिटल जीबी। मैंने अभी बंगालीज के ऊपर बनाई कराची के अंदर डॉक्यूमेंट्री, जो कराची के अंदर बंगाली हैं, उनकी भी रियासत के बगैर लोग हैं, 2 लाख व्यूज हैं उसके, टीवी पे कभी नहीं चलेगी। सर तो मैं ये भी मज़ीद इसको आगे थोड़ा सा, अगर फैसल भाई मुझे टाइम दे दें, थोड़ा सा तेज़ कर लो। जी जी। तो सर इशू ये है कि आपको पता है सीपेक का मतलब ये गेम चेंजर है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, होगा ब्ला ब्ला, ये भी चीज़ें हैं,
लेकिन सर जीबी जो है गेटवे है सीपे का, आप सब जानते हैं। बिल्कुल है। बट वहाँ पे ना इकोनॉमिक जोन बन रहा है ना, कोई एक प्रोजेक्ट छोटा सा, और जीबी में सर अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा हाई लिटरेसी होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से पीक पे है, क्योंकि वहाँ पर जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, जॉब्स है ही नहीं, चंद बैंक्स और कुछ स्कूलों के अलावा कुछ नहीं। आप इसके ऊपर काम करें और हमें बताएं, ताकि हम इसको डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में जब प्रेजेंट करेंगे ना, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे बता दें, मैं सॉरी मैं एक चीज़ बस पूछना चाह रहा हूँ। 21 लाख की तकरीबन आबादी है ना गिलगित बल्तिस्तान जी, 2 मिलियन समथिंग, जी तकरीबन 2.1 मिलियन। अब हर इलेक्शन से पहले जैसे कि मैंने कहा कि सूबे का लॉलीपॉप दे दिया जाता है, और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस क्यों नहीं है? जैसे हम शुरू की गुफ्तगू में हमने सुना कि जी रेजिस्टेंस जो है वो इमरान खान इसलिए ज़िंदा है क्योंकि वो रेजिस्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि गिलगित बल्तिस्तान में रेजिस्टेंस क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, वो फिजिकली आप बताएं, क्योंकि मैं उसको फिजिकली फील नहीं कर सकता। अच्छा, हम आपके ऊपर दोबारा आते हैं। जी है रेजिस्टेंस यार, पंजाब में कहाँ रेजिस्टेंस है, कराची में कौन सी रेजिस्टेंस है? 19 की तुम्हारी 21 सीटें खा, एक सेकंड और जो 21 सीटें खा गए आपकी, कितनी रेजिस्टेंस की आपने? सर मुअज़्ज़म भाई, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान वाला हाल किया भाई कराची का, क्या कर दिया आपने? बॉस पूरे मुल्क में कहीं नहीं है, उनका क्या बेचारों का कसूर है? सॉरी बैटरियां खत्म हो गई। आपकी तरफ दोबारा आते हैं, अगर टाइम बचता है तो जल्दी से बोलो। जी बस अभी मुअज़्ज़म भाई ने 2 दफ़ा इसका जिक्र किया कि वहाँ पे हर इलेक्शन से पहले ये लॉलीपॉप दिया जाता है। सर आपका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिलगित में खड़े होकर कहते हैं कि मैं 5 सुबह गिलगित बल्तिस्तान को डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं ये ऑफिशियली करा दूंगा। उसी शाम को शाह महमूद कुरैशी कश्मीरी लीडरशिप के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इससे हमारा कश्मीर का स्टांस कमजोर होगा। इस तरह की चीज़ें सर, बाकी जी रेजिस्टेंस की बात आपने की सर, वहाँ पे 5 बंदे अगर मिल बैठ के जीबी के इश्यूज, सोशल इश्यूज के ऊपर, राइट्स के ऊपर, आईनी हुकूक के हवाले से नहीं, सोशल इश्यूज पर बात करेंगे, उनको गायब कर देंगे, उनको उठा के ले जाते हैं। उसका नाम है शेड्यूल 4, उसमें बड़े बड़े आलिम दीन भी, बड़े बड़े पॉलिटिकल वर्कर्स भी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी उसके अंदर हैं। और जो हुकूमतें बनती हैं सर, वो पहले फीड किया जाता है बंदों को, भाई उसकी पूरी इमेज बिल्डिंग की जाती है, तो इस बार तुम्हारी बारी आने वाली है, फिर उसकी पूरी सी इमेज बिल्डिंग करके फिर उसको लॉन्च किया जाता है, फिर वही जिस तरह चल रहे हैं। बैठकर बात कर चलें, माइक दीजिएगा। क्विकली जस्ट रन थ्रू इट, हमारी बैटरीज रन आउट हो जाएंगी। मेरा ये सवाल ये कि आप पाकिस्तान में इतनी रेजिस्टेंट जो है, मतलब एक रेवोल्यूशंस की कहते हैं कि आने वाला है, लेकिन कोई भी अवामी लीडर ऐसा बन के उभर नहीं पाता। कोई इतना जो है कि जो है किसी ने जो है ना इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना ताकत को कुचल दिया हो, और पाकिस्तान के लिए मतलब सच में इतना काम किया। जब कोई अपोजिशन में होता है तब तो बहुत बातें हुकूमत में आके वही कि उन्हीं के जो है ना वो करके हुकूमत में आ जाते हैं, फिर वो जो है ना कोई भी ऐसा काम नहीं करते। तो पहला मेरा सवाल ये कि ऐसा क्यों नहीं हो सका कि कोई इतना बड़ा जो लीडर बन सको, कौमी लीडर? क्विक रिस्पॉन्स टू यू। आई थिंक अभी 2 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान है 20 साल से कम उम्र का, 30 साल से कम उम्र का, और एक पाकिस्तान है 30 से ऊपर उम्र का। जो 30 से नीचे का पाकिस्तान है बॉस, वो बदल गया है, मैं आपको बता रहा हूं। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, यू कैन नॉट फाइट इट। मैं पहली दफा आपको बता रहा हूं कि हम थोड़ी सी तारीख पढ़ते हैं। पहली दफा कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सब एक बुनियादी नुक्ते पर एक पेज पर आ गए हैं। ऐसा यूनिजन पहले बेचारे गिलगित वालों के पास था, ये सिर्फ, या बलूचिस्तान वाले समझते थे यार ये क्या है, देखो ना ये मसला है। लाहौर वालों को नहीं पता था, फिर कराची वालों को पता चल गया, कराची वाले, लाहौर वालों को फिर भी नहीं पता, अब लाहौर को समझ में आ गया है क्या मसला है। तो ये पहले कभी नहीं हुआ था, ये हो गया है। तो कवायद पूरे हो गए हैं उस तब्दीली के जो आनी है। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा देखें, पाकिस्तान बनने से पहले की चीज़ें देखिए, कंटेंट पाकिस्तान के बारे में जो आपका आ रहा है वो तो सही, लेकिन इससे पहले जो ब्रिटिश राज वाला कंटेंट है कि ब्रिटिश राज से हमने जो चीज़ें इनहेरिट की हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। 100% जुडिशरी का निज़ाम, ठीक है, आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर आपका पुलिस का निज़ाम, ये वो वाला कंटेंट जो है वो वाला कंटेंट जो है वो इस पर मेरी रिक्वेस्ट है कि उस पर देखें, क्योंकि वही असल चीज़ें हैं कि हमने वो डीएनए में वही प्रॉब्लम है जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से इनहेरिट किया टू पार्ट ऑफ, ठीक है। फिर हमने जी ये जुडिशरी आपकी वो इनहेरिट की सारे लॉज 1920s के लॉज, वो ये तो, और फिर आप देखें कोई भी CSS पास करके आता है, कुछ पास करके आता है, भाई चेंज फिर भी नहीं आता। मतलब एक छोटी सी चीज़ को
मतलब कोई भी फैसला है जी, ये एडिशनल डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, उसके नीचे एक पेपर है, उसको इस पेपर को रखने के लिए ये बंदा करेगा, ये बंदा करेगा, ये बंदा करेगा, काम कुछ नहीं करना। साइन करने के लिए मैंने खुद सिंध गवर्नमेंट के उसमें देखा है चीज़ों में, मतलब कि एक साइन के लिए एक बंदा 6 बंदे खड़े, काम कुछ नहीं करना, कोई नहीं करेगा। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कोई एड्रेस नहीं कर रहा कि ये चीज़ हमने इनहेरिट किस लिए की है भाई। सबसे बड़ा इशू जो मैंने ये मतलब एक चीज़ है हमारे खून में ये मसला, हम जूम आउट करें कि हम पाकिस्तान बनने से पहले कि उसमें जाएं कि यार ये चीज़ें जो है भाई क्यों है भाई, 75 साल हो गए पाकिस्तान, जनरेशनल मसाइल, ठीक है। तो ये वाला कंटेंट मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं उनको ये पहले एजुकेट किया जाए कि भाई पाकिस्तान बनने से पहले ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। ये जो ब्रिटिश निज़ाम है, ब्रिटिश सरकार का जो फ़ौज में भी है, ठीक है, वो आपके ब्यूरोक्रेसी में भी है, तो इलेक्शन सिस्टम हमारा मतलब भाई क्यों है ऐसा भाई, क्यों हम कोई भी अगर कोई बंदा आईटी का एक्सपर्ट है तो वो आईटी की जगह पे क्यों नहीं बैठा हुआ, ठीक है। कोई पेट्रोलियम का एक्सपर्ट है वो पेट्रोलियम की जगह पे क्यों नहीं बैठा हुआ, बाबू बैठेगा, सारे बाबू बैठेंगे। तो ये असल जो मसला जो रूट कॉज है ना, इस पे अगर हम मतलब कि कंटेंट अगर बन जाए प्री पाकिस्तान, एब्सोल्युटली। वैसे हम बना चुके हैं, अफसरशाही की तबाही आप जरूर देखिए, वो मैंने बनाया, लेकिन इसमें लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ आवर डीएनए, वो होनी चाहिए, इट्स पार्ट ऑफ आवर डीएनए जी, एक डिटेल होनी चाहिए। इसमें बड़ा मसला ये है ना कि हम लोग ना वो जो कहते हैं ना कि क्या हम कोई गुलाम है, हम वाकई गुलाम हैं, तो हम हैं गुलाम, हम ज़हनी तौर पे गुलाम है ना। अच्छा यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो 20 से कम के बच्चे हैं ना, ये इन्होंने तोड़ दिए हैं वो शैकल्स। मेरी और आपकी नस्ल के लोग थे जहनी तौर पे बर्डन्ड उस चीज़ों से, ये लोग नहीं हैं क्योंकि इनको इंटरनेट ने ना मोनोपोली ऑफ इंफॉर्मेशन तोड़ी, तो इनके दिमाग खुल गए। अब ये BDS मूवमेंट करते हैं या 8 फरवरी को बैंगन को वोट करते हैं, ये कहते हैं यार क्या मसला है। अब ये बच्चा, कैन यू इमेजिन मी, कि क्या उम्र है तुम्हारी, 40, कैन वी इमेजिन कि हम 14 साल के थे होते और हम कहीं ऐसी जगह जाते और बैठ के इस तरह अपना ओपिनियन वॉइस कर रहे होते। तो भट्टी खाते। चले सर, सबके क्वेश्चन हो गए, अब मेरे पास ओके माइक दीजिएगा, क्विकली शॉर्ट कीजिएगा प्लीज, बैटरी कम है। पाकिस्तान में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच इतने फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं कैंट में रहती हूँ लेकिन मैं बात नहीं कर सकती ज़्यादा उस मामले में, वहाँ रहते हुए, बाहर आके तो कर सकते हैं। और जब मैं मॉडल यूनाइटेड नेशंस MUNs जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उसमें आई एम इन्वॉल्व इन पब्लिक स्पीकिंग, तो उसमें भी हम अगर हम कोई ऐसी बात करें तो हमारे जो चेयर्स होते हैं वो हमें वार्निंग दे देते हैं कि आप इस तरह की कोई बात करने से रिफ्रेन करें क्योंकि कोई आ जाएगा, ठीक है। तो एज़ आप जब जो रफ्तार का मैंने जितना कंटेंट कंज्यूम किया है उसमें आप लोग बहुत ट्रांसपेरेंसी में सब शो करते हैं, तो डू यू फील दैट फेयर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑफिस से नीचे अभी नहीं उतरते हैं तो आपको उठाना कोई बड़े मसले की बात नहीं है, सही है। और जो ये हो चुका है, मतलब कोई भी बात करता है और उसका मुंह बंद करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ये डर फील होता है, मतलब हाउ डू यू लिव विद दैट फेयर एंड हाउ डू यू टैकल इट? और दूसरा एक और सवाल है, आई कीप इट वेरी शॉर्ट, यहाँ पे हम लोग सब जो हैं हमने थोड़ा सा आपसे पूछा कि आप लोग प्रो PTI हैं या नहीं, तो हमारे पास पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत कम है, लेकिन हम अभी आई थिंक अगर हमने पूछा है तो हमारे पास कहीं ना कहीं वो वाली वी आर केपेबल इनफ कि हम अपने ओपिनियंस वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबके पास ये वाली वो नहीं होती, सही है, वो इन्फ्लुएंस बहुत इजीली हो जाते हैं लोग। जिस तरह अगर कोई भी किसी का फेवरेट इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी कोई बात कर रहा होगा, इट विल टेक जस्ट अ सेकेंड टू बी इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो डू यू व्हेन यू आर मेकिंग दैट कंटेंट, तो डू यू फील दैट वेट ऑन योर शोल्डर्स कि कभी कोई ऐसी बात कर लेंगे जिससे, क्योंकि आपके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आर वाचिंग यू, तो डू यू फील दैट वेट ऑन योर शोल्डर्स कि अगर हमने कोई ऐसी बात करी तो हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि हमने मिसगाइड कर दिया है या कहीं कोई ऐसी चीज़ पे पॉइंट कर दिया है जहाँ हमें नहीं करना चाहिए? ये जो दाढ़ी सफ़ेद हुई है ना, ये इसी टेंशन से हो गई है। I had a heart attack when I was 41. It's a stressful life being a journalist. It's very stressful. बिल्कुल ये बहुत बड़ा बर्डन है कि आपकी, इसीलिए हमारी लड़ाइयाँ होती हैं और हम लोग आपस में बहुत, क्योंकि मुझे बहुत इसका बोझ हम सबको रहता है, भाई क्या बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं कर देना चाहिए था।
यू नो वी आर कॉन्स्टेंटली जजिंग आवरसेल्व्स। ये तो है भैया, लेकिन क्या करें अब, ये काम तो कर रहे हैं, ये बहुत लेकिन वो जो होता है कि एक डॉक्टर होता है, कोई ब्रेन सर्जन है, वो बेचारा रोज़ सर्जरी कर रहा होता है, लेकिन वो है तो ब्रेन सर्जन। तो हमें भी ये रोज़ कर करके शायद हम थोड़ा सा एक्लेमेटाइज्ड हो गए। और जहाँ तक पहला सवाल का जवाब है, यार डर किसे नहीं लगता यार, डर लगता है भैया, इसी चीज़ के तो पैसे। डर ना लगे और कोई काम करो तो उसमें क्या है। वो बैटमैन की मूवी में जब वो बैटमैन को कुएं में वो कैद कर देते हैं अंदर, तो वो उसको जो बाबा बताता है कि यहाँ से सिर्फ एक ही आदमी है जो निकला है, वो एक बच्चा था। तो कह रहा है वो बच्चा कैसे निकला, कह रहे इसका एक ही तरीका है, तुम बगैर रस्सी। वो कई कोशिशें करता है लेकिन हर मर्तबा नाकाम हो जाता है, नहीं निकल पाता। वो कहता है बगैर रस्सी के जाओ। जब खौफ तुम्हारे दिल के अंदर पैदा होगा ना कि तुम्हारे पास एक ही चांस है और तुमने इस चांस को अवेल नहीं किया तो तुम मर जाओगे, कह रहे ये खौफ तुम्हारे अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा करेगा, तो वो निकल जाता है उस ट्राइब में। तो खौफ जो है ना वो एक किक भी देता है आपको। वो खौफ तो लाजमी बात है, किसको नहीं होता, हर चीज़ से होता है। हम घर में भी डरते हैं, अपनी बीवियों से डरते हैं भाई। वैसे कैंट से मेरी भी एक याद जुड़ी हुई है। कैंट में मेरे साथ भी एक वाक़या पेश आता है। फाद भाई आप बताएं, आप विटनेस हैं उसके। मैंने बता हम अपने किसी कोलीग की वालदा के नमाज जनाजा में थे और जैसे ही जनाजा ख़त्म हुआ, नमाज जनाजा, तो हम आए, अंधेरा था, 8-9 बजे का वक्त था फाद भाई, और बाइक थी हमारे पास। हम बाइक पे बैठे तो पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, ओए आज के बाद शब्बर ज़ैदी के साथ पॉडकास्ट नहीं करना, जबकि अंधेरा था, पूरा अंधेरा था। और मुझे नहीं लगता कि वो मेरी शक्ल पहचान पाए होंगे या फाद भाई की। फाद भाई तो कैमरे पे भी नहीं आए, सिर्फ आवाज़। तो मैं वाकई में मैं डर गया। मैंने कहा भाई ये क्या है, और उसने एक नहीं 3 बार कहा, अगर की ना तो देख लेंगे फिर। मैं तो बस हमने सर झुकाया, बाइक को रेस दी और फिर इसमें ना मैं बड़ी समस्या होता हूँ, और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, समझो इस बात को। आपके जब प्रिंसिपल्स होते हैं ना, प्रिंसिपल्स गिव यू कन्विक्शन। यार झूठ तो मैं नहीं बोलूंगा, यार रिश्वत तो मैं नहीं लूंगा, यार किसी लड़की के साथ बदतमीजी तो मैं नहीं करूंगा। आपको जिंदगी में प्रिंसिपल बनाते हैं, यार किसी जालिम का साथ तो मैं नहीं दूंगा। आपका प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल क्या करता है, वो आपको पैक करता है, आपका खूंटा ठोकता है किसी जगह पे, ठक, यार ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम मैं करूंगा। अब जब आपका प्रिंसिपल होता है ना, वो आपको यूँ पकड़ता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहते हैं किताबुन क़य्यमा। क़य्यम क्या चीज़ होती है, जो अनशेकेबल हो, अनमूवेबल हो। तो कुरान आपको वो स्ट्रेंथ देता है, कहता है यार ये हवाएं चल रही होंगी, तूफान आ रहे होंगे, सैलाब आ रहे होंगे, ये कुरान नहीं हिलेगा अपनी जगह से, ये खूंटा गड़ा हुआ है इसका। मर्दों को भी अल्लाह ने कवाम का, इसलिए दे आर लाइक पेग्स फॉर देयर फैमिलीज। अब आप प्रिंसिपल का आपने पैग बनाया, वो पैग आपको कन्विक्शन देता है, यार मैं इसको पकड़ के खड़ा हूँ। अब हवा चल रही है खौफ की, धमकियों की कॉल्स आ रही हैं। अब अगर वो खूंटा नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो आप उड़ जाते हो। और फिर सबसे बड़ी बात, आप अल्लाह ताला से बात करते हो यार। वो अल्लाह ताला जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत आपके हाथ में है ना, मैंने तो यही सुना है। मेरा तो ये ईमान है, मैं मरा नहीं हूं अभी, लेकिन मेरा ईमान है मर के आपके पास जाना है। तो जब मारने वाले, जिंदा करने वाले, इज्जत देने वाले, मौत देने वाले, रिस्क देने वाले आप हैं, तो आप हैं ना मेरे साथ, तो हालात वही होते हैं। एंग्जाइटी कम हो जाती है, मुश्किलात नहीं खत्म होती। मुश्किलात सबसे ज़्यादा अंबिया पे आई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुश्किलात किसी इंसान पे नहीं आई कायनात में, बट ही स्टूड देयर। क्यों? कन्विक्शन थी, बिलीव्स थे। और एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है कि द करेज कम्स फर्स्ट, कॉन्फिडेंस लेटर। वी वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट, यू आर नेवर कॉन्फिडेंट फर्स्ट। कापे टांगरी होती हैं ऑल द टाइम। सो रिमेंबर दैट। यस सर, मेरे पास आपके सवालत हो गए, टाइम भी हमें। अच्छा जल्दी पूछ लो। आप ले लेना, बिस्मिल्लाह करो। मैं ले लेता हूँ यार, आप लोग नहीं ले यार, बहुत अच्छे समोसे होते हैं, ले लो लोग। लो बेटा आप ले लो। हाँ
प्लीज। अच्छा, मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक सजेशन है, क्योंकि आप सब बैठे हुए हैं, दैट यू आर द अथॉरिटी, और क्योंकि ये चीज़ मैं खुद फील करता हूँ और मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे पेन होता है, तकलीफ होती है व्हेन आई एम मूविंग अराउंड इन अवर कंट्री और अपने शहरों में। सिविक सेंस, एथिकल वैल्यूज़ हम शदीद लैक करते हैं, ठीक है ना। शार फैसले आप जा रहे हो, कौन आगे से घूम के रॉन्ग ले लो, आप तो अपना 2 मिनट जा रहे हो, लेकिन किसी की ज़िंदगी ज़ाया हो सकती है, ठीक है ना। मेरे घर शादी हो रही है, आई डोंट केयर, मैं 3 बजे तक लाउड स्पीकर में म्यूज़िक बज रहा है, हो सकता है कोई हार्ट पेशेंट को बीमार हो, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस पे एक आप कुछ डॉक्यूमेंट रहे, इस पे हम बड़ा वो करते हैं, वी नीड टू एजुकेट अवर। क्योंकि पिछले असल में जो आपका सवाल है ना, वो आपके जाने के बाद फरहान साहब में डांटेंगे, क्योंकि पिछले साल फरहान साहब ने कहा था सिविक सेंस पे बनाने का, और ये आपने 2-4 चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें। लिफ्ट में कैसे अंदर जाते उतरते हैं? लिफ्ट हो गई, लेन हो गई। मतलब आप एक शॉप पे खड़े हो, आप कुछ ले रहे हो, पीछे से एक हाथ निकल के एग्जैक्टली। तो भाई मुझे और ना मर्दों को समझते हैं कि मर्दों के जिस्म से चिपक जाना कोई मसला नहीं है। मतलब आवो भाई प्लीज, इजी, मतलब फॉर गॉड सेक। ये क्यों होता है? बिकॉज वी हैव नो प्रिंसिपल्स। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो शर्म ना, जो हया ना करे, फिर वो जो चाहे करे। हम समझते हैं हया ये है, सर ढक लो, मुंह ढक लो, आंखें नीचे कर लो। ये हया है कि मैंने आपको टाइम दिया, मैं टाइम पे शो अप करूं। ये हया का हिस्सा है। ये हया का हिस्सा है कि अगर आप लाइन में मुझसे आगे खड़े हैं तो मैं आपको क्रॉस करिए, बेहयाई कर रहे हैं आप कि आप चले गए मुझसे आगे। हम बेसिकली इतनी ज्यादा बेहयाई कर चुके होते हैं कि हम ढीठ बिल्कुल देखो ना, मसला ये कि वी डोंट फील स्ट्रांगली अबाउट एनीथिंग। आप कॉल टू एक्शन दें किसी को, यार कुछ करते हैं, मैं आपको देना चाहता हूं, आप बताएं आप क्या कर सकते हैं रफ्तार के लिए। देखो यार, हम आपके लिए बैठे हैं ना, आप बताओ हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट विद अस, व्हाट डू यू वांट टू डू विद अस। महीने का 1 घंटा दे दो मुझे, इफ यू फील स्ट्रांगली इनफ। होता क्या है, जब आप किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो उसकी वैल्यू होती है आपको। हम किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करते, हम किसी चीज में कुछ लगाते नहीं। सैरिश मेरे लिए कीमती क्यों है यार? इसकी अच्छी भली नौकरी है, अपनी गाड़ी ड्राइव करके इंटर्नशिप करने आ रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। शी इज वॉलंटियरिंग फॉर अस। मोमिना बैठी हुई है पीछे कैमरे के, बहुत बड़ा पे कट लेके आई हुई है इधर, ये पीछे बैठी हुई है। बाय द वे गर्ल्स, आई फाइंड गर्ल्स टू बी फार मोर इंटेलेक्चुअली साउंड दीज डेज। कराची के स्पेशली लड़के तो बिल्कुल ही बढ़ गया इनका प्रोग्राम। सॉरी सर, मतलब मैं सच बता रहा हूँ। तो आई फाइंड गर्ल्स टू बी बड़ी, वो दे आर ड्रीमिंग राइट नाउ। वो कहती हैं क्यों नहीं करके देखते हैं, लड़के रिलैक्स्ड हैं, जिंदगी गुजार है उनकी। तो माई पॉइंट इज, हम चूंकि किसी चीज़ के बारे में शिद्दत से महसूस ही नहीं करते ना। सहाफ़ी होने की नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है? आपको लिखना आता हो? नहीं। आपको बोलना आता हो? नहीं। योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको गलत चीज़ देख के गुस्सा आता हो। ये है सहाफ़ी बनने की पहली रिक्वायरमेंट। कभी कभी बहुत घबराहट होती है देख के कि लोग एहसास क्यों नहीं करते, लेकिन फिर खुशी भी होती है ना। देखो ये लोग आके बैठे ना यार, दे टुक देयर टाइम आउट, दे केम हियर, दे सैट विद अस। मैं यकीन से कह रहा हूँ, और ये लोग तो चंद लोग हैं इस तरह के, मेरे ख्याल से रफ्तार के पास इस तरह के बहुत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शायद हम अच्छी तरह चैनलाइज नहीं कर रहे हैं इन लोगों को। मुझे मैं अपनी मेरा हमेशा ये लगता है, मुझे लगता है कि हम आप लोगों के साथ इनफ इंटरेक्ट नहीं करते थ्रू आवर कम्युनिटी। वी नीड टू फाइंड सम वे, और ये आप लोग बताएं हमें आज कैमरे भी बंद होने के बाद, कि हम क्या करें कि हम आप लोगों की ज़्यादा गाइडेंस ले सकें फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन टू डिफरेंट इश्यूज। लेट्स वर्क एज अ कम्युनिटी, लेट्स ब्रिंग आवर रिसोर्सेज टुगेदर। इट इज़ अ मूवमेंट फॉर सोशल चेंज, इट्स नॉट अ यूट्यूब चैनल। मेरे साथ बड़ा मजे का होता है, मैं एक जगह अपनी बेटी के स्कूल गया, वो 2-1.5 साल पुरानी बात है, वो PIA वाली वीडियो आई थी। तो एक साहब मिले, आप YouTube व्लॉगर है ना? कहाँ ले आया यार? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आपने किसी और को देखा होगा। चला गया उधर से। You see, I don't identify as a YouTube. YouTube is a platform. हम उधर काम कर रहे हैं, एक टूल है। टूल इज नॉट इंपॉर्टेंट, मकसद इंपॉर्टेंट है। मकसद ये है कि इस मुल्क के लोगों को इकट्ठा करना है, तोड़ने से बचाना है, और जोड़ के सही डायरेक्शन में एक दूसरे मिल के चले। यकीन करें ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, दैट इज ट्रू, बट कोशिश करें।
देखिए मौसम, अगर आपने जो बात की ना कि जो ऑडियंस अभी तो जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं वो बखरी हुई है, उसको कैसे इस पे लाएं। एक बार जब आप उनके लिए कंटेंट बनाना शुरू करेंगे ना, तो हम लोग ऑडियंस को लेके आएंगे। जैसे मैंने अगर अपने बच्चों को वो कंटेंट दिखाया है, तो जब मुझे वो कंटेंट नज़र आएगा तो मैं एक बार दो बार उनको दिखाऊंगा ना, देन दे विल यूज टू सी इट। तो ये इस तरीके से होगा, लेकिन आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। जस्ट वांट टू इंटरजेक्ट हियर, आई रियली वांट यू टू गाइस टू, इसी मौके पे जो आपने कहा, वी हैव गॉट, वो जो मैंने कहा था ना मॉमकास्ट, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर द ओनली पॉडकास्ट फॉर द मदर्स ऑफ पाकिस्तान। सो एक जिस पे आप लोगों की बहुत बैकिंग और सपोर्ट चाहिए, वो सीरियस कंटेंट करते हैं, उसमें भी हमें वही चैलेंज होता है। वी आर आस्किंग कि मदर्स आएँ, आके बात करें रियल इश्यूज़ के ऊपर, यंग मदर्स अब अप्लाई करते हैं। उनमें से जितने लोगों को देखो 90, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा भाई, माइंड नहीं करना, मुझे कैंसिल मत कर देना, 99% मदर इन्फ्लुएंसेस क्या करती हैं, इंस्टाग्राम पे मुख्तलिफ किस्म के अबाए और कपड़े पहन के उसको घूम के तस्वीर खिंचाती हैं और उसके ऊपर 10,000 लाइक्स होते हैं। मेरे पास वो काम ही नहीं है। बट द थिंग इज, नहीं, उनका मसला नहीं है, वो कर रहे हैं। जो एक्चुअली इंटेलेक्चुअल मर्द औरतें हैं वो खामोश बैठी हुई हैं। मैं अपने घर की बात बताता हूँ, ये तजीन बैठी हुई है, इट टुक मी 2 years फॉर हर टू स्टार्ट टॉकिंग ऑन अ पॉडकास्ट। 2 साल मैंने उसको कन्विंस किया, मैंने कहा तुम बात करो, यू हैव हेल्प्ड मी इन लाइफ, यू हैव बीन अ की प्लेयर इन माई लाइफ, यू नीड टू टॉक टू पीपल डायरेक्टली। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कैमरे के पीछे ठीक हूँ, मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं बात करनी। क्यों नहीं करनी बात? ये चॉइस नहीं है। मुझे फहद ने कन्विंस किया था, मैं नहीं आता था, मैंने 22 साल टीवी किया, कभी नहीं आया, इसने मुझे कन्विंस किया। मेरी गानी भी बता इसको हमने बोला था, मैंने कहा फैसल तुम पॉडकास्ट करोगे। मेरा काम क्या है पॉडकास्ट करना, मैं तो लिखने वाला आदमी हूँ, मुझे आप कहाँ ला रहे हैं पॉडकास्ट में? इतना इसने मुझे परेशान किया है, मान के नहीं दे रहा था इसने मुझे। फहद ने मेरी, अच्छा मुझे एक आदत है, मैं ना कुरान करीम की आयतें कोट करता हूँ चीज़ें। तो मैंने एक दफ़ा आएगा, मैंने कहा अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करो। तो आया कहने लगा तो आपको बोलना दिया अल्लाह ने, खर्च करें। और मैंने कहा ये आपके पास चॉइस नहीं है कि अगर आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, बोलना सिखाया है, और आप दोस्तों में पठान के होटल पे वक्त ज़ाया कर रहे हैं। रफ्तार वो प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी आवाज़ को 1.7 मिलियन, वी हैड 1 करोड़ वॉच आवर्स लास्ट ईयर, 1 करोड़ घंटे हमारा एवरेज व्यू टाइम हम टीवी के ड्रामों से ज़्यादा है। वी आर डूइंग अ फिनोमेनल, ये प्लेटफॉर्म एक अजीब व गरीब काम कर रहा है इस वक्त ऑनलाइन। सो इफ यू कैन स्पीक, तो ये आपके लिए चॉइस नहीं है। नहीं मैं नहीं बोल रही, नहीं भाई बोलो, आओ, मैं आपको रोकूं तो आपका हाथ और मेरा गिरेबान, मैं आपका रास्ता रोकूं तो। लेकिन अल्लाह पाक ने जो आपको ये नेमत दी है वो कुछ लोगों को गिरा गुजरती है ना, कुछ लोगों के लिए अज़ियत का बाइस है। आप लोगों के सवाल हो गए सर? क्या शब्बर जैदी तो इनके डिपार्टमेंट है। हाँ जी बताइए। हेड ऑफ आई थिंक मेरी फरहान भाई से लास्ट मुलाकात हुई थी, मैंने जब भी पूछा था, नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग, लेकिन शब्बर जैदी साहब ब्रांड एम्बेसडर हैं, कौन है वो? रफ्तार पे होते हैं, हर महीने आते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। नहीं, एंड व्हाई नॉट समवन एल्स? नहीं, बहुत से आते हैं, ब्रांड एम्बेसडर तो बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि बहुत से, अगर हम उनको नहीं बुलाते ना, तो बहुत से लोग मैसेज करके हमें टॉन्ट करते हैं कि भाई क्यों नहीं बुला रहे। तो हमें फिर ये लगता है कि उन लोगों के साथ जो हमारे इतने सारे फॉलोअर्स हैं उनके साथ ज़्यादती नहीं है। अगर वो बाकायदा फरमाइश कर रहे हैं और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, इवन कि मेरा पर्सनल नंबर बहुत से लोगों के पास है और वो मैसेज करके पूछते हैं कि भाई कब कर रहे हो, कब कर रहे हो। तो फिर मुझे ये उनके प्रेशर में नहीं आता, मुझे ये लगता है कि यार ये फिर उनके साथ इसकी एक वॉइस है जो लोग सुनते हैं। और अभी भी आप उनके व्यूज़ देखें, ठीक है, तो उनकी कोई भी पॉडकास्ट 1.5 लाख या लाख से कम नहीं है। तो हम व्यूज़ या उसके चक्कर में नहीं करते। हमारे जो बहुत से व्यूवर्स और फॉलोवर्स और इंडिया से उनके बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, उनके लिए फिर हमें करना पड़ता है। और पर्सनली उनकी बहुत सी बातों से मुझे इख्तलाफ होता है, मगर वो एक ब्रेव आदमी तो हैं, खुल के बोलते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। अरे शब्बर भाई की वजह से तो हम लोगों को मुसीबत उठानी पड़ी है। खैर सर आपके लिए सवाल हैं, मेरे पास कुछ सख्त सवाल हैं, कीजिए। रफ्तार चलता कैसा है, इसे फंडिंग कौन करता है? ये मेरा नहीं है, ये वो सवालात हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए। आपको तो पता क्या चलता है? हाँ, व्यूवर्स जानना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने बड़े मज़े का लिखा था, इसे ISI फंड करती है, PTI फंड करती है, जमात इस्लामी करती है, MQM इसराइल। यार मैं आया आते ही आपने उठा लिया।
हाँ सर, जमात इस्लामी, MQM, इसराइल या अमेरिका भी लिखा है। ये समोसे मंगाने के बाद वॉलेट में अब शायद कुछ भी पैसे नहीं बचे तो जो भी फंड कर रहा है ठीक काम नहीं कर रहा पैसे पहुंच नहीं रहे। मैंने अक्सर लोगों को ना, मैं कमेंट करता हूँ कम्युनिटी के ऊपर जाके, लोग बोलते हैं ना PTI फंडेड चैनल, जमात फंडेड चैनल, मैं कहता हूँ उनको बैंक डिटेल्स गलत दी हुई है किसी ने, हमारे अकाउंट में नहीं पहुंच रहे पैसे भाई सिंपल है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम इस पर पूरी वीडियो करेंगे। आपका हक है जानना रफ्तार कैसे चलता है, आपका कंप्लीट हक है जानना। रफ्तार के फाइनेंसेस 50% आर मेट बाय मोनेटाइजेशन, और बाकी जितना हमारा गैप है दैट इज फिल्ड अप आइदर बाय माई सेल्फ और थ्रू कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज दैट वी डू फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। मैंने देखा है क्रिएटर्स को जो अच्छे विजन के साथ आए थे फिर पैसे कमाने में लग गए। सो मेरा मकसद यहाँ से कोई बिलियनियर बनना नहीं है, बस एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी गुजर जाए, राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। एक सवाल और भी काफ़ी आया है और काफ़ी लोगों ने पूछा है, क्या आप लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं? हम प्रो पाकिस्तान हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के हक़ में बात करेगी तो हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। वी आर प्रो पाकिस्तान, वी आर प्रो पाकिस्तानीज़। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगी तो होंगे हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के हक में काम करेगी, वी आर प्रो एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट कौन सी एस्टेब्लिशमेंट? ज़िया की एस्टेब्लिशमेंट, याहिया की एस्टेब्लिशमेंट, अयूब की एस्टेब्लिशमेंट, मुशर्रफ की एस्टेब्लिशमेंट, कौन सी एस्टेब्लिशमेंट? इमरान खान प्रो एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट, नवाज शरीफ प्रो एस्टेब्लिशमेंट, नवाज शरीफ खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट, जरदारी प्रो एस्टेब्लिशमेंट, जरदारी खिलाफ, कौन सी एस्टेब्लिशमेंट? रफ्तार को आप मोमेंट ऑफ सोशल चेंज कहते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या ये कभी पॉलिटिकल मूवमेंट भी बन सकती है? उनका कहना ये है कि सियासत में आए बगैर तो बेहतरी नहीं आ सकती ना माशरे में, तो कब तक आप बातें करते रहेंगे? अमली तौर पर भी आ सकते हैं? आई ऑनेस्टली थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स को गाली बना दिया है, कोई टैबू है, क्यों है भाई? इस जैसे बच्ची क्यों नहीं MLA बन सकता? खिजर बने, सेनेटर बने, ये बच्चा बड़ा हो गया, ये लड़की MLA बने, मिनिस्टर बने। यही तो किया एलीट ने, पावरफुल लोगों ने किया। ये इन लोगों को, तुम्हारा काम नहीं है सियासत, वो तुम नहीं आना सियासत में। फिर अब तो कहते हैं वोट भी मत डालो अब ये इस दफा तो ये बात हो गई कि तुम ना सिर्फ सियासत में मत आओ बल्कि वोट भी मत डालो। हम डाल देंगे। हाँ, हम डाल देंगे, आप घर बैठे आराम से। तो मतलब मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, ना मेरा टेम्परामेंट है सियासत करने का। मैं मुझे बहुत ही कोई वोट नहीं डालेगा क्योंकि मैं सबको नाराज़ कर दूंगा, लेकिन मेरे घर में 3 वोट हैं, 2 मेरे खिलाफ हैं तो मैं पर्सनली नहीं, लेकिन ऐसा कोई मुझे बुरी चीज़ नहीं लगती है। मौज़म तो बहुत सक्सेसफुल होगा। हाँ, मौज़म विल बिकम प्राइम मिनिस्टर। मेरा कोई इरादा नहीं। वोट देगा, वोटर मिल गया तुम्हें। ऑफिस में भी वोट हैं तुम्हारे तो मौज़म इज, अल्लाह अकबर यार, इसका तो ही इज गॉट अ कल्ट फॉलोइंग माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत करते हैं लोग। इसके ऑफिस से बाहर के ही होंगे वैसे। ये अच्छा है। ही इज अ रियल स्वीट हार्ट। मतलब हाँ, गार्ड्स हमें लगता था कि इनके साथ गार्ड्स होंगे, पहले गार्ड से परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, 2 गार्ड कंधों पे बैठे हैं, किरामन कातिबीन बैठे हैं। सर एक मज़े का सवाल है, रफ्तार अच्छा काम कर रहा है, मगर क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स मज़ीद भी आने चाहिए? आपके जो हैं वो जाहिर सी बात है कि कॉम्पिटिटर आ जाएंगे सामने, मगर ये कि आपको नहीं लगता और रफ्तार भी आने चाहिए? एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने, मैंने बोला था ना, आप पूछिएगा आप कम आते हैं, किसने बोला था कि मैं कम आता हूँ पॉडकास्ट? वो इसका जवाब इसमें देखो। एक और बहुत बड़ा मसला जो सारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स ने किया, पर्सनैलिटी सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स हैं। इमरान रियाज खान का प्लेटफॉर्म, जुनेद अकरम का प्लेटफॉर्म, किसी और की शक्ल नहीं आएगी। पर्सनल सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इंसान है प्लेटफॉर्म। रफ्तार में कोई इंसान प्लेटफॉर्म नहीं है, रफ्तार है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अकेला इंसान बहुत जल्दी गुमराह हो सकता है और उसको गॉड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। नहीं हूँ, मैं हूँ, मैं सब ठीक करता हूँ, भाड़ में जाओ, मुस्तरद है मेरा फरमाया हुआ। मुस्तरद है मेरा फरमाया हुआ। सो वी हैव डेमोक्रेटाइज्ड इट। कोई एक बंदा इंपॉर्टेंट, हम सब एक, ये फैसल हम सब बराबर हैं, साथ काम बाहर से भी लोगों को बुला के, बाहर से बिठा के दे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, मैं अकेला कितना प्रोड्यूस करूँगा भाई?
मैं क्वालिटी का काम नहीं कर सकता अकेले, दिन के 3-3 ब्लॉग कर रहा हूँ तो बकवास ही करूंगा ना, मौसम का हाल बताऊंगा, मतलब क्या बताऊंगा मैं। सो क्वालिटी कंटेंट नीड्स टाइम एंड एनर्जी एंड फोकस, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैं अपने ऊपर ही ले लूँ सारा कुछ, मतलब मुझे ना हर पॉडकास्ट करने से पहले 2 रकात सलातुल हाजात पढ़नी पड़ती है अल्लाह ताला। अभी मैंने बैठा हुआ, इसके बाद मैं रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाले लोग तो तुमने सानी, वो इम्तिहान से पहले वाला हाल होता है, क्या बोलेंगे कोई गलत बात ना निकल जाए। सो रफ्तार इज नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स नॉट अबाउट मी एज वेल। मैं इन लोग अक्सर बोलता हूँ, मैं मर जाऊंगा बंद कर दोगे, ताने देता हूँ माओ बाप वाले ताने, तो मैं मर जाऊंगा तो उस घर का क्या होगा लेकिन दैट्स द पॉइंट, रफ्तार इज समथिंग दैट शुड कंटिन्यू। और उसीलिए इंशाल्लाह आप लोग मोहब्बत करते रहें, दुआ करते रहें। हम इसको वी कैन गो फॉर पब्लिक लिमिटेड, वी कैन गो फॉर एन IPO इन द नेक्स्ट 2 years। आप ही लोग ओन करें, इट कैन हैपन। आप क्या FIA के नोटिस आने के बाद आप लोगों की ट्यूनिंग हो गई है, हम ये समझें? सॉफ्टवेयर अपडेट। देखो या तो मैं बात करूंगा नहीं, सर आना तो कम हो गया ना आपने? मैंने आप आना तो कम हो गया। हाँ मैं आना कम हुआ। अभी उन्होंने भी कहा कि आपकी पॉडकास्ट नहीं देखी। हाँ मैं आना कम हुआ हूँ, क्योंकि मैं जब आऊँगा तो मैं वही कहूँगा जो मैं कहना चाहता हूँ। ये वो जो भी लोग हैं जिनकी हम बात करते हैं वो इस मुल्क के निज़ाम का एक इंटेग्रल हिस्सा है, तो उनके साथ आपको चलना है। और आप ऐसे चले कि अपना दामन भी बचा लें, अपने कंटेंट की इंटेग्रिटी भी बचा लें और अपना निज़ाम भी बचा लें, ऐसे चलना पड़ेगा। Anything else? That's it? बस लास्ट सवाल है, किसी वीडियो पर डायरेक्टली धमकी मिली है कभी आपको? किसी ने पर्सनली फ़ोन कॉल करके कहा हो कि ये क्या चला है, क्यों किया है? छोड़ दो ये बात, छोड़ दो। मेरा ख्याल है कि इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपको रफ्तार की टाउन हॉल कैसी लगी मैसेजेस में ज़रूर बताइएगा, और हमारे प्लेटफॉर्म है रफ्तार स्पोर्ट्स है, मॉमकास्ट है, नाउ है, इन सबको ज़रूर फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।